जय हिंद जय भारत दोस्तों, मैं रामकेश वानी स्वागत करता हूं सफल 2.0 के लेक्चर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी में। दोस्त लास्ट क्लास में हमने रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स कंप्लीट किया था, जहां पर हम लोगों ने सीखा था कि सर डिवेंचर्स किस तरह रिडीम होते हैं, ओपन मार्केट से लेते हैं तो क्या होता है, इंस्टॉलमेंट में रिडीम होते हैं तो कैसे होते हैं, कन्वर्जन होता है इक्विटी शेयर्स में तो किस तरह होते हैं, और अगर हम उन्हें लमसम में पेमेंट करते हैं, अगर उसमें प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन होता है तो उन्हें डेबिट किया जाता है। मतलब लास्ट लेक्चर में दोस्त आपने रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर का मीनिंग पढ़ा, रीपेमेंट करना होता है, रीपेमेंट करना होता है डिवेंचर्स के अमाउंट को, ठीक है। उसके कई सारे सोर्सेस और मेथड्स हैं, दोनों में फर्क समझाया था मैंने। लमसम ड्राइंग ऑफ लॉट्स बोलते हैं जिसको इंस्टॉलमेंट बोलूंगा मैं। ओपन मार्केट अपना ही डिवेंचर खुद हम खरीद लेते हैं। इसके अलावा दोस्त यहां पर जो होता है वो सर आउट ऑफ कैपिटल आउट ऑफ प्रॉफिट्स 10% का डीआरआर बनाना होता है। किन कंपनीज को नहीं बनाना था वो मैंने बताया था। चलो, इसके अलावा डीआरआई किस तरह बनता है, उसकी जर्नल एंट्री कैसे होती है, इन कैश कैसे होता है, सारी चीजें समझाई थी। डीआरआई टू बैंक, बैंक टू डीआरआई, ठीक है। 30 अप्रैल को बनाते हैं जनरली एंट्रीज हम। और बेटा लास्ट जाते जाते हमने बताया था कि जब डिवेंचर रिडीम हो जाता है तो लास्ट में डीआरआर अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व एंट्री पास कर देते हैं। जो डिवेंचर रिडीम हुए हैं, जो डिवेंचर रिडीम हुए हैं, जो डीआरआर हमने बना रखा था उसका 10%, यानी जो डिवेंचर रिडीम हुए उनका 10%। क्या यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आपके सामने खड़े हैं आपके अपने रामकेश वानी। आज के लेक्चर में सर हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, यानी वही 11th क्लास से आई हुई चीज कि सर बैलेंस शीट को एक फॉर्मेट के साथ पढ़ना है कि सर कौन सी चीज नॉन करंट एसेट्स में जाती है, कौन सी करंट एसेट, कौन सी नॉन करंट लायबिलिटी, कौन सी करंट लायबिलिटी। और एक नई सी चीज है जो कि सिर्फ कंपनी अकाउंट्स में ही बनती है, यानी कंपनी अकाउंटिंग में देखी जाती है, शेयर होल्डर फंड्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर दोस्त स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, बैलेंस शीट, नोट्स टू अकाउंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट जनरली बनते हैं, जिसमें से आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछता है। यहां पर दो चीजों की आपको बेहतरीन जानकारी होनी चाहिए, हेड्स और एक सब हेड, जो कि आज के इस लेक्चर से आप सीख जाएंगे। इसके अलावा दोस्त यहां पर आपको जानकारी होनी चाहिए हेड्स और सब हेड्स के अलावा स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में कौन सी चीजें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आती है, कौन सी अदर इनकम में आती है, जिससे आपका अकाउंटिंग रेशियो का चैप्टर भी इजी हो जाएगा और काम में आएगा। चलो तो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। सर बेसिकली ये पढ़ना है हमें पूरे चैप्टर में, ये जो 2-3 चार्ट्स हैं बस इन्हीं को करना है। पहले इससे बेसिक बेसिक नीड बना ले। सर एसेट्स अगर किसी चीज को हम बोलते हैं तो जनरली ऐसी फीलिंग आती है ये उस चीज के बारे में बात कर रहे हैं जिसको बेचेंगे तो पैसे मिलेंगे। यानी अगर मेरे घर में रखा फर्नीचर मेरा है, मेरे घर की बिल्डिंग मेरी है, मेरा प्लांट मेरा है, मेरा मशीन मेरी, मेरा गुडविल मेरी, अगर मैं इनको बेचूंगा तो पैसा आ जाएगा। तो बेसिकली एसेट्स की डेफिनेशन अभी पढ़ेंगे। बुकिश क्या है, देसी डेफिनेशन ये है सर कि लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, मशीनरी, मोटर व्हीकल, प्रेमिसेस, लीजहोल्ड प्रॉपर्टी, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, ऑल आर एसेट्स नॉन करंट नेचर वाली टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। न्यू वाली बैलेंस शीट में या बैलेंस शीट में जब आप देखोगे तो कई बार प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वर्ड भी है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, यानी ये सभी चीजें उसके अंदर आ जाती हैं। वही इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स की अगर मैं बात करूं दोस्त, तो वो एसेट्स जिनका नेचर तो फिक्स्ड है बट दिखाई नहीं देती हैं, इसको आप देख नहीं सकते, डोंट सी या कांट सी, इसको आप देख व छू नहीं सकते दोस्त, डू नॉट सी और टच। यानी गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंसेस, ब्रांड्स, फ्रेंचाइजीज, लोगो, फ्रेंचाइज लाइसेंसेस, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी बेटा इसी के अंदर आते हैं। कंप्यूटर होगा तो इक्विपमेंट्स के अंदर आएगा। ये चीजें आपकी कहां पर आती हैं मेरे बच्चे? इंटेंजिबल में, यानी वो दिखती है सारी, बिल्डिंग दिखती है, प्लांट दिखता है, मशीन दिखती है, फर्नीचर दिखता है, इक्विपमेंट दिखता है,
मोटर व्हीकल दिखता है, प्रेमिसेस, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, लीज होल्ड प्रॉपर्टी। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स की अगर मैं बात करूं, वो इन्वेस्टमेंट जो आपने लॉन्ग टर्म के लिए किसी और कंपनीज में लगा रखे, यानी इन्वेस्टमेंट कर रखा है आपने इक्विटी के अंदर, किसी के शेयर्स में, प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर, किसी फर्म्स में, कंपनी में, डिवेंचर में, म्यूचुअल फंड्स में, सब नॉन करंट नेचर के, यानी वो इन्वेस्टमेंट जो 12 मंथ से ज्यादा के लिए आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। आगे बढ़ते हैं सर। अगर हम बात करें करंट एसेट्स की, तो बेटा इनके सब हेड्स होते हैं सर, उसके अंदर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, और वो भी तो होता है, हाँ बेटा वो भी होता है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। बेटा ये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट इधर ही आता है, ठीक है, ये तीसरा हेड है इसका, ये इधर ही आता है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस भी यहीं पर आता है, और इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट भी यहीं पर आती है, क्योंकि जनरली आपके जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैंने वो वाली चीजें आपके सामने रख दी हैं। इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाने को दिया है किसी कंपनी को, और वो कंपनी 2-3 साल लगा रही है, जस्ट एन एग्जांपल, बहुत ब्रांड लेवल का सॉफ्टवेयर बन रहा है, तो आप 31 मार्च को बैलेंस शीट में उसको इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट बोलोगे। अगर आप कोई बिल्डिंग बनवा रहे हो पर वो बनी नहीं रही है 31 मार्च को, आप उसे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस बोलोगे। अगर आप कोई मशीन बनवा रहे हो अभी तक तैयार नहीं हुई है, तो उसे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, यानी वो फिक्स्ड एसेट्स टेंजिबल नेचर की अगर है और कंप्लीट नहीं हुई है तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। अगर यही स्टॉक होता, गुड्स होता, इसका WIP होता, तो बेटा इन्वेंट्री में जाएगा वो। चलो यहां पर करंट इन्वेस्टमेंट में वही सारे इन्वेस्टमेंट, सभी इन्वेस्टमेंट जो पीछे NCI में थे, जो शॉर्ट टर्म के लिए किए गए हैं, शॉर्ट टर्म मतलब लेस देन 12 मंथ, शॉर्ट टर्म के लिए किए गए। चलो इन्वेंट्री के अंदर बेटा स्टॉक आता है, चाहे वो स्टॉक रॉ मटेरियल का हो, WIP का हो, या मेरे फिनिश गुड्स का हो, ये सभी स्टॉक्स आते हैं। लूज टूल्स यानी वो फैक्ट्री में रखे हुए सामान, पेचकस, प्लास, हथौड़ी, मतलब छोटे मोटे सामान जो मशीन्स को ठीक। कंज्यूमर स्टोर लिख दिया, या कंज्यूमेबल स्टोर होगा, कंज्यूमेबल स्टोर्स एंड स्पेयर्स, कंज्यूमेबल स्टोर्स और स्टोर्स एंड स्पेयर्स। ट्रेड रिसीवेबल के अंदर बेटा दो ही चीजें आती हैं, डेटर्स और BR, यानी अगर हम करंट एसेट्स की बात करें, देखो इस वाली वीडियो से आप लोग क्लास 12 का भी सीखोगे, जो कि 3 से 4 नंबर का आसान सा क्वेश्चन आता है, मैं कराऊंगा अभी। करंट एसेट्स के अंदर बेटा आपके आते हैं इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है, करंट इन्वेस्टमेंट्स, ऊपर नीचे कर रहा हूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अभी बैलेंस शीट की प्रेजेंटेशन हमें कौन सा लिख कर आना है CU8 में। करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, करंट इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अगर आपने किसी को लोन या एडवांस दिया है शॉर्ट टर्म नेचर का, यानी सर शॉर्ट टर्म अगर इधर आता है तो लॉन्ग टर्म इधर आना चाहिए, तो लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस इधर आता है बेटा, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस। देखो उसमें से क्वेश्चंस कम आते हैं, जो चीजें लिखी हुई हैं उनमें से ज्यादा क्वेश्चन आता है। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, यानी इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, करंट इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। एक आता है बेटा अदर करंट एसेट्स, और यहां आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ये 6 चीजें आपकी करंट एसेट्स के हेड्स में आती हैं, सब हेड्स में आती हैं, ठीक है। तो बाकियों के बारे में कुछ लिखा नहीं है, यानी इन पर ज्यादा MCQ, ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। चलो अब डिटेल में बात करते हैं सर आगे। दूसरी साइड होती है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इसके अंदर बेटा एक शेयर होल्डर फंड्स आता है, एक नॉन करंट लायबिलिटी आती है। देखो सिंपल समझो, वो पैसा जो मेरा अपना है, जो मेरे ओनर्स ने लगाया है, चाहे इक्विटी शेयर्स हो या प्रेफरेंस शेयर्स हो, फिर चाहे उनसे मैंने एक्स्ट्रा लिया है सिक्योरिटी प्रीमियम के रूप में, या फिर मैंने कमाया है, वो सब बेटा रिजर्व्स एंड सरप्लस में जाएगा। यानी वो पैसा अगर मैं बात करूं तो अपना पैसा है, ये अपना मतलब शेयर होल्डर्स का, इसे आप ओनर्स फंड्स के नाम से भी जानते हो। इसके अंदर शेयर कैपिटल का जो हेड है, सब हेड है, ये हेड है और ये सब हेड है। इसके अंदर ऐसी चीजें आती हैं ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। अभी इसका मैं एक नोट्स टू अकाउंट दिखाऊंगा जो आपके क्लास 12th में शेयर्स वाली बैलेंस शीट में बनाया जाता था कि सर कॉल सिनेरियर को कहां से लेस करते थे, फॉरफिटेड शेयर्स को कहां पर ऐड करते थे, वही चीज।
सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, इसमें से लेस कर देते हैं हम कॉल सिनेरियर और ऐड कर देते हैं फॉरफिटेड शेयर्स। अगर कोई शेयर्स फॉरफिट हुए पर री इशू नहीं हुए तो वो यहीं पर ऐड होंगे। अगर किसी शेयर्स ने पैसा नहीं दिया पर हमने फॉरफिचर नहीं किया अभी तो वो यहीं पर लेस होंगे। कॉल सिनेरियर यहीं लेस होगा और फॉरफिटेड शेयर्स यहीं ऐड होगा। रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा बेटा कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। इसके अलावा और कोई कैपिटल रिजर्व वगैरह अगर होता है वो भी यहीं आता है, रिजर्व पीछे होता है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी यहीं आता है, ठीक है। इसके अलावा एक मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट आता है, यानी इसी का पार्ट है, ये भी सब ऐड है। बट क्वेश्चन कभी जनरली एग्जाम में पूछा नहीं गया, ना सीयूईट में ना क्लास 12th में, बट एक बार देख लेते हैं क्योंकि बैलेंस शीट का पार्ट होता है। एनसीएल के अंदर आती है दोस्त लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजन और अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। यहाँ लोन्स एंड एडवांसेस उधर से लिखकर यहाँ लिख दिया अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, वो जो इनमें नहीं जाती वो इनके अंदर जाती है। क्या कोई बात दिक्कत कर रही है आपको? नहीं सर, सब देखा दिखाया ऐसा लग रहा है। करंट लाइबिलिटीज की बात करूं तो दिस इज ऑल्सो अ सब हेड। शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स, यानी अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लिया है, डिवेंचर से 10 साल के लिए पैसा लिया है तो नॉन करंट लाइबिलिटी के अंदर लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स के अंदर शो होगा। बैंक से 20 साल के लिए लोन लिया है तो नॉन करंट लाइबिलिटी के अंदर लॉन्ग टर्म बोरोविंग के लिए शो होगा। बट अगर आपने बैंक से 3 महीने के लिए लोन लिया है तो वो शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स में शो होगा। यानी बैंक लोन या बैंक ओडी या कैश क्रेडिट टाइप की चीजें बेटा इधर जाती हैं। शॉर्ट टर्म बैंक लोन, बैंक ओडी एंड कैश क्रेडिट, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस की अगर मैं बात करूं तो वो सभी प्रोविजंस जो एम्प्लॉय बेनिफिट्स और प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट्स और प्रोविजन फॉर वारंटीज के अलावा अगर कोई शॉर्ट टर्म अगर कोई प्रोविजन है तो वो शॉर्ट टर्म प्रोविजन है। लाइक प्रोविजन फॉर टैक्सेशन या प्रोविजन फॉर लीगल क्लेम, ये सब बेटा आपके कहां जाते हैं? शॉर्ट टर्म। ट्रेड पेबल्स में, जैसे ट्रेड रिसीवेबल्स में बेटा आपके डेटर और बीआर आते थे, तो ट्रेड पेबल्स के अंदर क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल आते हैं बेटा। क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। बाकी बचा अदर करंट लायबिलिटी, यानी जो चीजें इनके अंदर नहीं आ पाएंगी वो यहां आएंगी। लाइक अगर कोई एसेट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ट्रेड रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, या फिर इन्वेंट्री, इन सब में नहीं आता तो वो अदर करंट एसेट्स में जाता है। सेम चीज बेटा, अगर कोई चीज शॉर्ट टर्म बोरोविंग, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ट्रेड पेबल में नहीं आ रहा तो वो अदर करंट लायबिलिटी में आएगा। अदर करंट लायबिलिटी का मतलब क्या है कि सर अगर कोई डिविडेंड लेने नहीं आया है, हमने डिविडेंड नहीं दिया, अनक्लेम्ड डिविडेंड, अनपेड डिविडेंड, जो भी मैं लिख रहा हूं सब आपको हैंड रिटन वो मिल जाएगा आगे। अनपेड डिविडेंड, अगर आपने किसी की इंटरेस्ट ड्यू भी हो गई है और एक्रू भी हो गई है ऑन डिवेंचर्स, इंटरेस्ट एक्रूड ऑन डिवेंचर्स एंड लॉन्ग टर्म लोन्स, इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑन डिवेंचर्स एंड लॉन्ग टर्म लोन्स, या फिर इंटरेस्ट ड्यू, इंटरेस्ट एक्रू बट नॉट ड्यू। दोनों में इतना फर्क होता है बेटा, 31 मार्च को आपकी इंटरेस्ट एक्रू तो हो जाती है पर वो ड्यू नहीं होती, 31 मार्च को आपकी इंटरेस्ट एक्रू तो हो जाती है पर वो ड्यू नहीं होती, तो वो जाती है इंटरेस्ट एक्रू बट नॉट ड्यू में। नेक्स्ट पॉइंट, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स के अंदर दोस्त क्या क्या चीजें आती हैं? डिवेंचर, बॉन्ड्स, बैंक लोन, पब्लिक डिपॉजिट्स। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस के अंदर दोस्त क्या चीज आती है? प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट्स एंड प्रोविजन फॉर वारंटीज, वारंट्स नहीं है, वारंटीज। और अदर सीएल के अंदर आती है दोस्त आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कॉल्स इन एडवांस। सर इतनी गलतियां क्यों है इसमें? क्योंकि सर ये हैंड रिटन नोट से बनाई गई है, इसलिए राइटिंग की प्रॉब्लम रही होगी। इंटरेस्ट एक्रूड नॉट ड्यू एंड डिवेंचर, तो बट डू नॉट ड्यू अनक्लेम्ड डिविडेंड, अनपेड डिविडेंड, ये सब बेटा अदर सीएल में जाता है। अब एक काम करते हैं, हमें वैसे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ना, पर 2 मिनट के लिए हम थोड़े बहुत वैसे क्वेश्चंस कर देखते हैं जो हमारा कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ा दे, फिर हम प्योर थ्योरी पर भी आएंगे। सर बहुत बड़ी पीपीटी है बेटा, इसके बाद आपके कोई भी क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, ये कंप्लीट है आपके लिए।
ये आपके लिए कंप्लीट है। ये है सर, यहां बोल रहा है सब हेडिंग्स बताइए जो कि करंट लायबिलिटीज के अंदर क्लासिफाई होती है ना कंपनीज बैलेंस शीट। तो अभी अभी पढ़कर आए हो, करंट लायबिलिटीज के अंदर एक तो आती है बेटा शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स, इससे आपको बैलेंस शीट याद होना शुरू हो जाएगी। सर हमारे तो सीयूट के एग्जाम में वहां तो लिखना नहीं आता, नहीं आता है, इसमें आता है सर शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, बहुत आसान है बेटा। ट्रेड पेबल्स, अब आपको आइटम्स याद हो जाएंगे। ट्रेड पेबल्स के अंदर क्या क्या आता है दोस्त, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर क्या आता है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर लीगल क्लेम, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ट्रेड पेबल्स, और यहां आता है सर अदर करंट लायबिलिटी, जिस पर सबसे ज्यादा एमसीक्यू आते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं सर। एक और छोटा सा क्वेश्चन देख ले रहे हैं, अंडर व्हाट हेड्स, ये आपसे सिर्फ हेड्स पूछ रहा है, पर मैं हेड्स और सब हेड्स दोनों बताऊंगा। इससे क्या फायदा होगा, इससे आपका क्लास 12 वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा और आगे का भी हो जाएगा। अनक्लेम्ड डिविडेंड अभी अभी पढ़ा था, अदर करंट लायबिलिटी में गया था, पर अदर करंट लायबिलिटी जो सब हेड है, इसका जो हेड है बेटा वो है करंट लायबिलिटी। इसका जो हेड है वो क्या है, करंट लायबिलिटी। हेड क्या है, करंट लायबिलिटी। हम हेड और सब हेड दोनों लिखते हैं ताकि हमारा कोई भी क्वेश्चन आ जाए हमें उसको आंसर टिप्स पर याद हो। अदर करंट लायबिलिटी, प्रपोज्ड डिविडेंड बेटा ना करंट लायबिलिटी होती है ना करंट एसेट्स होती है, इट इज कंटिंजेंट लायबिलिटी shown in notes to account, it is contingent liability। ये हेड सब हेड में नहीं जाती, ये कंटिंजेंट लायबिलिटी होती है, जैसे बिल डिस्काउंटेड वाली चीज होती है बट नॉट मैच्योर्ड। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व आपके शेयर होल्डर फंड्स में जाती है। अभी अभी आपने देखा था शेयर होल्डर फंड्स के अंदर एक शेयर कैपिटल थी, एक रिजर्व्स एंड सरप्लस था। अगर मैं सब हेड्स की बात करूं तो ये जाती है रिजर्व्स एंड सरप्लस में। शेयर फॉरफिटेड अभी अभी आपने देखा बैलेंस शीट के अंदर, शेयर फॉरफिटेड अभी अभी आपने देखा बैलेंस शीट के अंदर ऐड हुआ था अंडर सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अंडर सब्सक्राइब्ड कैपिटल। पब्लिक डिपॉजिट की अगर मैं बात करूं, पब्लिक डिपॉजिट की अगर मैं बात करूं तो ये नॉन करंट लायबिलिटी है और लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स है। डिवेंचर इशू कर रही है कोई कंपनी, कोई कंपनी डिवेंचर इशू कर रही है तो वो ये पैसा ले रही है मार्केट से, लौटाना पड़ेगा, तो वो भी सर नॉन करंट लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स है। बिल डिस्काउंट हो रहे हैं पर मैच्योर नहीं हो रहे, तो अगेन कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी है बेटा। एकदम टिप्स पर याद होनी चाहिए आपको ये चीजें। कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी है शोन इन नोट्स टू अकाउंट, शोन इन नोट्स टू अकाउंट या अंडर द फुट नोट बोलते हैं उसे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। चलो नेम द सब हेडिंग अंडर विच करंट एसेट शैल बी क्लासिफाइड। जिस तरह करंट लायबिलिटी की सब हेड पूछ रहा है इसी तरह करंट एसेट की, तो सर यहां पर आता है आपका करंट इन्वेस्टमेंट्स, वो इन्वेस्टमेंट्स कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। सर ऊपर नीचे हो रहे हैं, होने दो, हमें आइटम्स याद करने हैं सीयूट के लिए। इन्वेंट्रीज, वहां ऑप्शंस आएंगे आपके पास हर एक चीज के। ट्रेड रिसीवेबल्स, जैसे वहां ट्रेड पेबल्स था। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, और लास्ट अदर करंट एसेट्स, अदर करंट एसेट्स। इसमें बेटा करंट एसेट्स के अंदर शो करते हैं सारी चीजें। नेक्स्ट, अंडर व्हाट हेड्स द फॉलोइंग आइटम्स ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी विल बी प्रेजेंटेड। अगेन आपसे हेड्स पूछ रहा है पर मैं आपसे क्या बोलूंगा, हेड और सब हेड बोथ, ठीक है। सन्ड्री डेटर बेटा एक करंट एसेट्स होता है, सन्ड्री डेटर एक करंट एसेट्स होता है और इसका सब हेड क्या होता है बेटा, ट्रेड रिसीवेबल। अभी अभी देख कर आए थे ये रहा भाई, करंट एसेट्स एक हेड है, हेड के अंदर सब हेड कितने हैं, 6, तो डेटर जो है वो इसके अंदर जाता है ट्रेड रिसीवेबल, यानी यहां पर डेटर भी आता है और बीआर भी आता है। तो डेटर के बारे में पूछेगा तब भी यही आंसर होगा, बीआर के बारे में पूछेगा तब भी यही। लूज स्किल्स की बात करूं तो अगर करंट एसेट्स है बट सब हेड बदल जाता है इन्वेंट्री, यानी यहां मैं जो भी लिख रहा हूं बेटा वो सब हेड्स लिख रहा हूं। मैं हमेशा बच्चों को ये भी बोलता हूं, क्लास 12 के एग्जाम अगर आप दोगे
या दे रहे हो तो आप हेड सब हेड दोनों लिख कर आना। लाइव स्टॉक की अगर मैं बात करूं, लाइव स्टॉक की अगर मैं बात करूं तो ये नॉन करंट एसेट होती है और ये टेंजिबल नेचर की होती है। गुड्स इन ट्रांजिट, वो सामान जो हमने खरीद लिया पर अभी रास्ते में, कोई बात नहीं है, करंट एसेट है। गुड्स से रिलेटेड क्या क्या चीजें आएंगी सर? गुड्स से रिलेटेड क्या आएंगी सर? स्टॉक, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, लूज टूल्स, कंज्यूमेबल स्टोर्स। गुड्स इन ट्रांजिट करंट एसेट्स है और इन्वेंट्री है। वहीं प्रीपेड एक्सपेंसेस की बात करूं तो अगेन ये भी सर क्या है? करंट एसेट्स है और अदर करंट एसेट्स है। अदर करंट एसेट्स है, अदर करंट एसेट्स। क्या कोई दिक्कत, क्या कोई परेशानी सर? आपके सामने खड़े हैं आपके अपने राम केशवानी सर। एक और क्वेश्चन मेरा मन कर रहा है, अगेन आपसे क्या पूछ रहा है सर? इन फॉलोइंग हेड्स बता दो। मैं हेड्स और सब हेड्स दोनों का ही इच्छुक हूं। एक काम करें, कितने सारे हैं? 8 हैं। चलो इनके आंसर मैं नीचे लिखता हूं, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी आपको। इनके आंसर में नीचे लिखता हूं, फर्स्ट का हेड भी और सब हेड भी। पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स, ऐसी एसेट जो दिखती नहीं है, जो दिखती नहीं है वो टेंजिबल होगी या इंटेंजिबल? सर इंटेंजिबल। पर सर इंटेंजिबल तो सब हेड लग रहा है, इसका जो हेड है वो क्या है सर? वो है नॉन करंट एसेट्स, वो है नॉन करंट एसेट्स। और इसका जो सब हेड है बेटा वो है हमारा इंटेंजिबल। सर वो तो खाली हेड्स की पूछ रहा है। हाँ बेटा, ऑप्शन देगा तो आप हेड सब हेड पहचान लोगे। हेड सिर्फ 5 होते हैं बेटा। हेड मेरे बच्चे कितने होते हैं? 5 होते हैं हेड। कौन कौन से होते हैं 5 हेड? बताना मुझे सर। शेयर होल्डर फंड्स, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स। चलो, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ऐसी इनकम जो एडवांस में रिसीव हो गई है। सर एडवांस में अगर कोई इनकम रिसीव्ड हो गई है तो लायबिलिटी होगी। लायबिलिटी है क्योंकि शॉर्ट टर्म नेचर की है, तो उसे हम करंट लायबिलिटी ही बोलना सही समझेंगे। अभी लिखूंगा मैं अदर करंट लायबिलिटी उधर, पर अभी 2 मिनट बाद। डिवेंचर इशूड बाय ए कंपनी, देखो रिपीट आ गया, अभी अभी पढ़ा था। डिवेंचर इशूड बाय ए कंपनी, नॉन करंट लायबिलिटी। स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स, अभी हमने पढ़ा था सर, इन्वेंट्री में जाता है और इन्वेंट्री खुद किस में जाती है सर? करंट एसेट्स में, करंट एसेट्स में। मोटर व्हीकल सर, ऐसी एसेट जिसको हम देख सकते हैं, देख सकते हैं तो सर टेंजिबल, पर टेंजिबल खुद किसकी औलाद है? नॉन करंट एसेट्स। तो अब इसके लिए सर सब हेड लिखने पड़ेंगे। नॉन करंट एसेट की इंटेंजिबल हो गई और इनकम एडवांस में रिसीव्ड हुई है, तो या तो शॉर्ट टर्म बोरोविंग होनी चाहिए, शॉर्ट टर्म प्रोविजन या ट्रेड पेबल, तीनों में से कोई भी नहीं होगी तो कहां जाएगी बेटा? अदर करंट लायबिलिटी। डिवेंचर इशू कर रही है कंपनी, नॉन करंट लायबिलिटी है, तो ये जाएगी लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स में। कहां जाएगी? लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स में। स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स करंट एसेट्स है और यहां जाएगी इन्वेंट्री। मोटर व्हीकल नॉन करंट एसेट है और यहां जाएगी टेंजिबल में। तो 5 तो हो गए, 6, 7 और 8। फॉरफिटेड शेयर्स, अभी अभी पढ़ा था बेटा। अगर हेड की बात करूं, अगर मैं इसके हेड की बात करूं तो ये जाएगा शेयर होल्डर फंड्स में। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की, हमने कोई सिक्योरिटीज ले रखी है जो गवर्नमेंट ने इशू करी थी, तो ये बेटा नॉन करंट एसेट है और उसके अंदर जाएगा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में। और अनकॉल्ड लायबिलिटी ऑन पार्टली पेड शेयर्स, दिस इज कमिटमेंट, दिस इज कमिटमेंट्स। चलो हाँ जी, तो शेयर होल्डर फंड्स के अंदर सर ये कहां जाता है आपका? फॉरफिटेड शेयर्स सर एडेड विद शेयर कैपिटल। चलो, गवर्नमेंट सिक्योरिटी सर एनसीए है बट एनसीआई है, जैसे टेंजिबल इंटेंजिबल, ऐसे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। और कमिटमेंट्स तो कमिटमेंट्स है। चलो सर, अरे यार अब एक आध क्वेश्चन बाद में करेंगे, एक बार फटाफट से। बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, हम बाद में करेंगे अब कुछ एमसीक्यूज करने के बाद।
मिक्सिंग में चलना चाहिए। सर खूब सामान लेके आए हो आप तो हमारे लिए। एक भी क्वेश्चन नहीं करना बेटा आपको बाहर से। इसके बाद चलो, मीनिंग क्या होता है सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का? फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब कुछ भी नहीं होता, बैलेंस शीट की बात कर रहे हैं। इसके अंदर स्टेटमेंट ऑफ P&L, बैलेंस शीट, नोट्स टू अकाउंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट कंपनीज बनाती हैं लिस्टेड वाली। द टर्म फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज यूज्ड इन द अकाउंटिंग रेफर्स टू ए स्टेटमेंट व्हिच आर प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ गिवन पीरियड ऑफ अ टाइम फॉर अ बिजनेस एंटरप्राइज एज पर सेक्शन 240 ऑफ कंपनीज एक्ट। क्योंकि सेक्शन 240 बताता है, यानी कंपनीज एक्ट का है तो सिर्फ कंपनीज पर लगेगा। बैलेंस शीट बताती है पोजीशन स्टेटमेंट, कंपनी के पास कितनी एसेट है, कितनी लायबिलिटी, नॉन करंट एसेट्स का क्या अमाउंट है और करंट एसेट्स का क्या है, कंपनी के पास शेयरहोल्डर फंड्स के अंदर कौन कौन सा पैसा है, इक्विटी का, प्रेफरेंस का, रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व कितना है, स्टेटमेंट ऑफ P&L का पैसा कितना है, कैपिटल रिजर्व क्या है, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व है या नहीं है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बताता है सर कंपनी ने किस तरह कमाया है अपना ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग इनकम, कंपनी का क्या फाइनेंस कॉस्ट है, क्या कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कर रही है, कितना रेवेन्यू है कंपनी का और कितना। नोट्स टू अकाउंट के अंदर इसी के नोट्स दिए होते हैं सर किस तरह पर चीजें आई, क्योंकि बैलेंस शीट के अंदर से मेन फिगर लिखी जाती है, वो कैसे प्लस माइनस होकर आई वो नोट्स टू अकाउंट में आती है। ठीक है, तो कंपनीज एक्ट 2013 बोलती है रिक्वायर द कंपनीज टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एवरी ईयर, हर साल बनाना है। वो अलग बात है, कुछ कंपनीज 3 महीने में, कुछ कंपनी 6 महीने में बनाना मैंडेटरी होती है। बैलेंस शीट की अगर मैं बात करूं तो बैलेंस शीट बताती है फर्म की एंड ऑफ द ईयर पर एसेट्स, इक्विटी एंड लायबिलिटीज क्या है, इज ऑल्सो कॉल्ड पोजीशन स्टेटमेंट। पोजीशन नहीं, पोजीशन स्टेटमेंट। सर एसेट्स और लायबिलिटीज का ज्ञान देती है हमें बैलेंस शीट। चलो, स्टेटमेंट ऑफ P&L की अगर मैं बात करूं, इट गिव्स अ ट्रू एंड फेयर व्यू। ये जनरली आप सुनते होंगे वर्ड, ऑडिट कराते समय हमें ट्रू एंड फेयर व्यू देना पड़ता है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस सर बताता है हमें नेट प्रॉफिट अर्न कितना हो रहा है और नेट लॉस सफर कितना किया है, यानी ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, यानी एक साल के अंतर्गत आपके पास कितना प्रॉफिट हुआ है और कितना लॉस हुआ है। क्या मेरी बात प्यार से समझ में आ रही है? जी सर, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बताता है कितना प्रॉफिट कमाया या कितना लॉस सफर किया, और बैलेंस शीट बनाती है सर कितनी एसेट्स है और हमारी कितनी लायबिलिटीज है। चलो, कैश फ्लो स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूं, जो कि पूरा चैप्टर है आपके में, वो ये बताता है इट इज प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद AS3, यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से क्या कैश आया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से क्या आया और फाइनेंसिंग एक्टिविटी से क्या आया। और लास्ट में बैलेंस शीट शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से बनती है एज पर पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3। पार्ट 1 और पार्ट 2 दो होते हैं, पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3 के हिसाब से बनती है, जिस पर MCQ बनता है। चलो, बैलेंस शीट का फॉर्मेट कुछ इस तरह है सर, मैंने पहले ही आपको बता रखा है। शेयरहोल्डर फंड्स आपका क्या होता है सर, हेड होता है, इसके अंदर हेडिंग सब हेड होते हैं, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस और मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। शेयर कैपिटल के अंदर सभी शेयर कैपिटल के नोट्स टू अकाउंट बनाए जाते हैं, ऑथराइज, इशूड, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, लेस कॉल्स इन एरिया एड फॉरफिटेड शेयर्स। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर सभी के सभी रिजर्व्स आते हैं सर, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, स्टेटमेंट ऑफ P&L, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, सभी तरीके के रिजर्व, स्टेटमेंट ऑफ P&L। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, इट इज ऑल्सो अ हेड, बट इससे कभी क्वेश्चन पूछा नहीं जाता। अगर कंपनी ने शेयर इशू करे और एप्लीकेशन मनी मिलते ही अलॉटमेंट पेंडिंग हो गया, यानी कंपनी ने 28 मार्च को अपना IPO निकाला, सबसे पैसा ले लिया और बोल रही है 4 अप्रैल को मैं शेयर्स दूंगी, तो 31 मार्च की बैलेंस शीट में उसे शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट शो करना पड़ेगा। नॉन करंट लायबिलिटी की अगर बात करूं तो बेटा लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स होती है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, जो कि हमारे कोर्स में जनरली एग्जाम में नहीं पूछा जाता, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। तो LTV और LTP तो पढ़ा दिया मैंने आपको, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, और अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी वो जाती हैं जो इन दोनों में नहीं आती, यानी वो प्रोविजंस जो लॉन्ग टर्म के नेचर के, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट्स और प्रोविजन फॉर वारंटीज। और लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स वो पैसा जो डिवेंचर्स, बैंक लोन, पब्लिक डिपॉजिट से आपने लिया लॉन्ग टर्म के लिए, 10 साल, 5 साल, 15 साल के लिए, 1 साल से ज्यादा। CL के अंदर बेटा जाती है आपकी शॉर्ट टर्म बोरोविंग, ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। चारों मैं बता चुका हूं, अभी आपको क्वेश्चन भी करा चुका हूं। चलिए सर, यहाँ प्रीवियस ईयर की फिगर्स आती है और यहाँ करंट ईयर की, जिससे हम लोग आसानी से कंपेरेटिव बैलेंस शीट बना पाते हैं। एसेट्स की बात करूं तो सर नॉन करंट एसेट्स के अंदर जो टेंजिबल वर्ड की जगह प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट हो गया है, और इंटेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल वो जो छू नहीं सकते, तो प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट या इंटेंजिबल एसेट्स, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और वो एसेट जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, वही जो सब पढ़ाया हुआ है मैंने ऐसे कर चार्ट्स में, वो आपके सामने ऐसे ले आया हूं। ऐसी एसेट्स जो इंटेंजिबल नेचर की है पर अभी पूरी नहीं हुई है, कोई सॉफ्टवेयर आपने किसी कंपनी को दिया है वो बनकर तैयार नहीं हुआ है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में ऐसे इन्वेस्टमेंट जो लॉन्ग टर्म के लिए है, किसी कंपनी में शेयर्स खरीद लिए हैं, डिवेंचर्स खरीद लिए हैं, प्रेफरेंस शेयर्स में इन्वेस्ट किया है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया लॉन्ग टर्म के लिए, वो सब NCI है बेटा।
डेफर्ड टैक्स एसेट, जैसे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी होती है जैसे डेफर्ड टैक्स एसेट। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अगर आपने किसी को लोन्स एंड एडवांस दिए लॉन्ग टर्म नेचर के तो वो यहीं जाएंगे। और अदर नॉन करंट एसेट जो कहीं नहीं जाएगी वो यहाँ जाएगी। देन करंट एसेट्स के 6 सबेट्स, बार बार मैं रिवाइज कराता हुआ आपको चल रहा हूँ, एक बार फटाफट रीड कर लो। सीआई, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और अदर करंट एसेट्स। चलो ये होता है बेटा, इस तरह शो होती है बैलेंस शीट में। देखो नेट अमाउंट शेयर कैपिटल की इधर आ जाएगी, बट वो आई कैसे है, वो ऐसे शो होगी। इसे बोलते हैं नोट्स टू अकाउंट। इसे क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? नोट्स टू अकाउंट। नोट्स टू अकाउंट में क्या शो करते हैं कि सर हमारे पास ऑथराइज्ड कितनी है शेयर कैपिटल, पूरी जिंदगी में हम लोग कितना शेयर कैपिटल से पैसा ले सकते हैं इक्विटी प्रेफरेंस से, फिर इक्विटी शेयर कितने हैं उसमें और प्रेफरेंस शेयर कितने हैं डिस्क्लोज करना पड़ेगा। उसके बाद आपने सिर्फ इशू करे कितने करे, यानी मानो कंपनी ने 50 लाख रुपए कैपिटल को ऑथराइज करा रखा हो, 5 लाख शेयर एट द रेट 10, बट इस साल सिर्फ 2 लाख शेयर इशू करे हैं, तो कंपनी 2 लाख शेयर को इशूड में डालेगी और 5 लाख को। पब्लिक ने अगर 1,90,000 सब्सक्राइब किए या 1,95,000 सब्सक्राइब किए तो सब्सक्राइब के अंदर ये। अब कंपनी ने अगर पूरे पैसे मांग लिए तो फुल्ली पेड अप, पूरे पैसे ही नहीं मांगे तो बट नॉट फुल्ली पेड अप। इस पर क्वेश्चन आता है, अगर शेयर 10 रुपए का है और सिर्फ 8 रुपए मांगे हैं तो एंड फुल्ली पेड अप नहीं आएगी, बट नॉट फुल्ली पेड अप आएगी। अगर कंपनी ने 10 रुपए का शेयर है, 10 के 10 मांगे एंड फुल्ली पेड अप में आएगी, बट इसमें से सर 2000 शेयर्स ने पैसा नहीं दिया तो जो 2000 शेयर है वो बट नॉट फुल्ली पेड अप में चले जाएंगे, बाकी सारे शेयर्स एंड फुल्ली पेड अप में चले जाएंगे। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने शेयर्स के चैप्टर में भी कराया था और बोला था फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकनेक्ट करूंगा। तो इस बट नॉट फुल्ली पेड अप में से बेटा कॉल्स एंड एरियर लेस होता है और फॉरफिटेड शेयर्स ऐड होता है, जो मैं भी पीछे आपको बता कर आया हूं। कॉल्स एंड एरियर वो पैसा जो हमने पैसा मांगा, मानो फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा किसी शेयर होल्डर से, उसने नहीं दिया और हमने फॉरफीचर नहीं किया 31 मार्च तक, तो आपको कॉल्स एंड एरियर के नाम से लेस कराना पड़ेगा। बट आपने शेयर का पैसा मांगा, उसने नहीं दिया और आपने फॉरफीचर कर दिया पर री इशू नहीं कर पाए तो उसको ऐड फॉरफिटेड शेयर्स में लिखना पड़ेगा। सर अगर री इशू कर दिया तो बेटा वो कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा, शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व वाली एंट्री। सर अगर 2000 शेयर फॉरफिट किए और 1000 री इशू करे तो 1000 का पैसा कैपिटल रिजर्व में और बाकी का फॉरफिटेड शेयर्स में। सर अगर हमने, मतलब क्या बताना चाह रहे हो, अगर शेयर होल्डर ने पैसे नहीं दिए और हमने फॉरफीचर नहीं किया तो कॉल्स एंड एरियर के नाम से लेस। सर शेयर होल्डर ने पैसे नहीं दिए और हमने फॉरफीचर कर दिया पर री इशू नहीं करा, ऐड फॉरफिटेड शेयर्स के नाम से। सर शेयर होल्डर ने पैसे नहीं दिए, हमने फॉरफीचर कर री इशू कर दिया तो ना कॉल्स एंड एरियर ना फॉरफीचर, सीधे कैपिटल रिजर्व। आई होप मेरी बात समझ में आ रही होगी। चलिए सर, इसके बाद रिजर्व्स एंड सरप्लस नाम की कोई चीज है जिसको मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, एक आध और आगे यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट यानी किसी को शेयर्स देना पेंडिंग है, अदर रिजर्व्स और सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस दो चीजें, रिजर्व वो पैसा जो हमने प्रॉफिट में से निकालकर साइड में रख रखा है और सरप्लस वो जो इस साल कमाकर इसी में जोड़ दिया है। Surplus is the amount of accumulated profit that is balanced in a statement of P&L, which may be appropriated towards reserve in for payment of dividend। अगर इसका क्रेडिट बैलेंस होगा तो जुड़ जाएगा और डेबिट बैलेंस होगा तो घट जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं सर। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। शेयर वारंट होता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो देते हैं हम शेयर होल्डर को कि भाई तू आगे जाके फ्यूचर में इक्विटी शेयर्स ले सकता है। दीज आर नॉट शोन एज पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल बट मस्ट बी शोन एज ए सेपरेट लाइन आइटम। इसके अलावा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट वही है, एक कंपनी ने शेयर इशू करे हैं बट अलॉटमेंट की डेट से पहले 31 मार्च आ गई। अलॉटमेंट की डेट 4 अप्रैल, 5 अप्रैल, 7 अप्रैल, 8 अप्रैल है, पर उससे पहले क्या आ गई 31 मार्च आ गई, जो उसको एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट में शो करना पड़ेगा। क्या कोई दिक्कत नहीं सर? बहुत प्यार से समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर सर लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स आता है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन जिस पर सबसे ज्यादा एमसीक्यूज आते हैं, और अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी पर कभी कोई क्वेश्चन नहीं आया है। चलो अब बात है सर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी क्या होती है, जो हमें 12 महीने बाद पे करना हो, लाइक डिवेंचर, बैंक लोन, पब्लिक डिपॉजिट्स, इस सब का पैसा 12 महीने बाद पे करना होता है या ऑपरेटिंग साइकिल के बाद। तो इस सब बेटा काय में आता है लॉन्ग टर्म में। तो बॉन्ड्स, डिवेंचर, टर्म लोन फ्रॉम बैंक लिया हो या अदर पार्टी से लिया हो, पब्लिक डिपॉजिट, लोन्स एंड एडवांसेस अगर अपनी सब्सिडरी से लिया हो, होल्डिंग से लिया हो, एसोसिएट से लिया हो, सिर्फ नाम है लोन्स एंड एडवांसेस, अलग अलग जगह से लिया हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोन्स एंड एडवांस, लोन्स आपने लिया है बस किसी से। चलो नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में बेटा प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट और प्रोविजन फॉर वारंटीज पहले ही मैं दिखा चुका हूं आपको, नोट्स के रूप में बता चुका हूं। यानी जो जो नोट्स है अगर आप उन 2 पेज को बढ़कर जाओगे तो इतना सारा पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है।
करंट लाइबिलिटीज वो जो सेटल हो जाती है कंपनी के नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में, यानी कंपनी के नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने, 11 महीने, 14 महीने की है, या फिर ड्यू टू बी सेटल विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट, और हेल्ड प्राइमरी फॉर द पर्पस ऑफ बीइंग ट्रेडेड। करंट लाइबिलिटीज जो होती है वो ट्रेडिंग के लिए यूज होती है, यानी वर्किंग कैपिटल का जो फॉर्मूला लगता है CA माइनस CL, वो बिकॉज ऑफ करंट लाइबिलिटीज हमारे ऑपरेटिंग साइकिल का पार्ट होकर वर्किंग कैपिटल का पार्ट बनती है। देयर इज नो अनकंडीशनल राइट टू डेफर सेटलमेंट फॉर एटलीस्ट 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट। चलो नेक्स्ट पॉइंट, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। सर वो पैसा होता है जो हमने शॉर्ट टर्म के लिए लोगों से उधार लिया है, पैसा उधार लिया है। सामान उधार लोगे तो क्रेडिटर्स या बिल सिबल में जाएगा, सामान उधार लोगे तो क्रेडिटर और बीपी बनेंगे, बट अगर पैसा उधार लोगे तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, यानी लोन रीपेबल ऑन डिमांड, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स CL का पार्ट है, ठीक है। फिर बैंक से लिया हो या अदर पार्टी, ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट CC लिमिट बोलते हैं इसको प्यार से, सुना होगा आपने पापा मामा को बात करते हुए, अगर वो बिजनेसमैन है। लोन फ्रॉम अदर पार्टीज रीपेबल विद इन 12 मंथ्स, 12 महीने से कम, या डिपॉजिट ले रखे, अदर लोन एंड एडवांसेस, यानी सब शॉर्ट टर्म वाले हैं ये। चलो अदर करंट लाइबिलिटीज में मैंने बहुत सारी पढ़ा रखी है आपको। अगर कोई लॉन्ग टर्म डेट अभी मैच्योर हो रहा है, यानी एक डिवेंचर आपने 10 साल के लिए लिया था, 10 साल में पेमेंट करोगे, तो 9 साल तक तो बेटा वो आपका लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स है। आखिरी साल में क्योंकि रीपे करना ही है अब इसी साल, तो इसलिए वो करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स के नाम से। कोई लोन 10 साल से आपका लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स में चल रहा था, इस साल वो अदर करंट लाइबिलिटी में शो होगा। इसके अलावा इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू, समझा चुका हूं। 31 मार्च को हर इंटरेस्ट एक्रू तो हो जाती है, पर ड्यू होती है नहीं होती है। जो कंपनी 30 जून और 31 दिसंबर को इंटरेस्ट बांटती हैं अपने डिवेंचर्स पर, क्वेश्चन करा होगा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स में, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर टू बैंक। अगर 30 सितंबर और 31 मार्च को बांटती है तो बेटा उसी दिन एक्रू हो रही है, उसी दिन ड्यू हो रही है। पर अगर 30 जून और 31 दिसंबर को बांट रही है तो एक्रू तो 31 मार्च को हो रही है, बट ड्यू होंगी 30 जून को ही, ठीक है। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस इनकम, अनपेड डिविडेंड, अनक्लेम्ड डिविडेंड, ये सब बेटा आपका कहां जाता है मेरे बच्चे, और कॉल्स इन एडवांस, ये सब जाता है आपका अदर करंट लायबिलिटी पे। तो इनसे क्वेश्चन आते हैं MCQ, कौन सी चीज कहां जानी है। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस की अगर मैं बात करूं तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस, लीगल क्लेम, ये सब जाते हैं बेटा शॉर्ट टर्म प्रोविजन में। सिर्फ 2 ही जाते हैं लॉन्ग टर्म प्रोविजन में, प्रोविजन फॉर वारंटीज और प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट्स। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट एसेट साइड की मैं बात करूं तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर सारी, और इंटेंजिबल एसेट, यानी वो एसेट्स जो आपने देख छू सकते हो और सालों साल के लिए, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, देखो सब मैंने ऐसी लिस्ट में लगा रखा था आपको। इसमें कम है, मेरे वाले में ज्यादा है। सर आपके वाला कौन सा है, इसी में से निकाल कर लाए। गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये सब होते हैं। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, ऐसी बिल्डिंग जो कंस्ट्रक्ट नहीं हुई है, ऐसी मशीन जो पूरी तरह नहीं बनी है। एग्जाम्पल जो है इन्हीं पर क्वेश्चन आते हैं, सब मैं आपको लिखवा चुका हूं स्टार्टिंग में। जो स्टार्टिंग था वो समरी वर्जन था और ये उसका कंप्लीट वर्जन है। चलो इन्वेस्टमेंट्स की बात करूं तो देखो प्रॉपर्टी में, इक्विटी में, प्रेफरेंस शेयर में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, डिवेंचर्स में, म्यूचुअल फंड में, पार्टनरशिप में, सभी तरीके के इन्वेस्टमेंट। अगर ये शॉर्ट टर्म के लिए हो रहे हैं बेटा तो CI, और लॉन्ग टर्म के लिए हो रहे हैं तो NCI। चलो हाँ जी, डेफर्ड टैक्स एसेट नाम की कोई चीज कभी आती नहीं है। जब अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम, यानी हम जो प्रॉफिट निकाल रहे हैं वो अकाउंटिंग इनकम के हिसाब से निकाल रहे हैं, अकाउंटिंग कर रहे हैं उसकी, ठीक है। हम लोग डेप्रेशन 9 मंथ का लगाते हैं, पर मानो इनकम टैक्स साल भर का लगाते हैं तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। हम लोग डेप्रेशन 3 महीने का लगा रहे हैं पर इनकम टैक्स 6 महीने का लगा रही है तो प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस तरीके से कम ज्यादा प्रॉफिट की वजह से हमारी डेफर्ड टैक्स एसेट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस की अगर मैं बात करूं तो इट इंक्लूड्स दोज लोन्स एंड एडवांसेस व्हिच विल पेबल आफ्टर 12 मंथ्स। कैपिटल एडवांस, सिक्योरिटी डिपॉजिट, अदर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस, नेचर टू बी स्पेसिफाइड। अदर नॉन करंट एसेट्स की अगर मैं बात करूं, अदर नॉन करंट एसेट्स की अगर मैं बात करूं तो वो जो कहीं नहीं आती वो यहां पर आती है, जो कहीं नहीं आती वो यहां पर आती है। चलो करंट एसेट्स, सर अगेन करंट इन्वेस्टमेंट, वो जो शॉर्ट टर्म के लिए हो रहे हैं 12 महीने से कम के लिए, वो सब क्या होते हैं बेटा, करंट इन्वेस्टमेंट। यही सारे इन्वेस्टमेंट, इक्विटी, प्रेफरेंस, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, म्यूचुअल फंड में अगर शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हो तो आप। इन्वेंट्रीज मैंने आपको पहले बता दी, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, गुड्स एक्वायर्ड फॉर ट्रेडिंग, स्टोर्स एंड स्पेयर, लूज टूल्स, कंज्यूमेबल स्टोर्स, ये सब चीजें बेटा क्या होती हैं, सन्डी डेटर एंड BR आपके क्या होते हैं, ट्रेड रिसीवेबल। सब करा चुका हूं मैं आपको, सब स्टार्टिंग के समरी चार्ट में। चलो बैलेंस विद बैंक, चेक्स, ड्राफ्ट, कैश इन एंड अदर्स, ये सब बेटा क्या होती है आपकी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। चलो हमारा मेन ऑब्जेक्ट है सर जहां से तो क्वेश्चन करना।
अदर करंट एसेट्स में सर प्रीपेड एक्सपेंसेस आएगा, एक्रूड इनकम आएगा और एडवांस टैक्सेस आएगा। ये अदर करंट एसेट्स के पार्ट है। वो चीज जो ना ट्रेड रिसीवेबल का पार्ट बन सकती है, ना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का पार्ट बन सकती है, ना आपका इन्वेंट्रीज का पार्ट बन सकती है, ना करंट इन्वेस्टमेंट्स का पार्ट बन सकती है, ना शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस का पार्ट। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस मतलब वो चीज जो लेस देन अ ईयर आपने किसी को दे रखा हो पैसा। लोन्स एंड एडवांस टू रिलेटेड पार्टीज या अदर्स। चलो हाँ जी, कंटिंजेंट लायबिलिटी ये पढ़ने की चीज है, क्योंकि सर इसको मैंने आपको कम पढ़ाया है या पढ़ाया ही नहीं है पीछे। कंटिंजेंट लायबिलिटीज के बारे में बोल रहा है, क्लेम्स अगेंस्ट द कंपनी, ऐसे सीधे क्वेश्चन आता, नॉट एक्नॉलेज्ड एज डेट। कंपनी को यही नहीं पता ये पैसे मुझे देने भी हैं या नहीं, यानी उसे यही नहीं पता वो लायबिलिटी है या नहीं है, तो ना तो करंट लायबिलिटी हो सकती है ना नॉन करंट लायबिलिटी हो सकती है, अगर उसे यही नहीं पता लायबिलिटी है भी या नहीं है। यानी आपको किसी ने बीआर दिया, बिल्स रिसीवेबल 11th क्लास वाला, किसी डेटर ने आपके, और आपने उसे बिल डिस्काउंट करा लिया बैंक से। अब आपको क्या मालूम ये पैसे मुझे देने हैं, अगर उसने नहीं दिए तो मुझे देने पड़ेंगे। तो ये लायबिलिटी डिपेंड करता है कि उस समय तक वो भाग नहीं जाएगा शहर छोड़कर, इंसॉल्वेंट तो नहीं हो जाएगा, रोआ पीटी तो नहीं मचा देगा, रोड पर तो नहीं लेट जाएगा। अगर ऐसा वो करेगा तो पैसे हमें देने पड़ सकते हैं। इसके बारे में अभी कोई इंफॉर्मेशन, those liabilities which may or may not arise because they are dependent on a happening in future, it is not recorded in the books of accounts but it is disclosed in the notes to account। notes to account में disclose करते हैं वैसे as a contingent liability, not acknowledged as debt। तो guarantees other money for which the company is contingent liable। बहुत बढ़िया। वही बात है बेटा कैपिटल कमिटमेंट्स पर, डायरेक्ट एमसीक्यूज आते हैं 11th 12th क्लास में भी और यहाँ भी। अनकॉल्ड लायबिलिटी ऑन शेयर्स, अभी पढ़कर आए हम लोग। अगर हमारी शेयर्स पर अनकॉल्ड लायबिलिटी है, जो भी मांगा नहीं है पैसा, वो हमारे क्या है, कमिटमेंट्स। अ फ्यूचर लायबिलिटी फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हिच कॉन्ट्रैक्ट्स हैव बीन मेड, अदर इन्वेस्टमेंट्स पार्टली पेड। चलो प्रपोज्ड डिविडेंड हमारा कंटीजेंट लायबिलिटी, कैपिटल कमिटमेंट्स, बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक नॉट येट ड्यू फॉर पेमेंट, और अदर मनी फॉर विच द कंपनी इज कंटीजेंटली लायबल। तो ये सारी चीजें आपकी कैपिटल कमिटमेंट्स और कंटीजेंट लायबिलिटी के नाम से शो होती। प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ P&L। चलो ये है सर आपका प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट, जो कि 12th क्लास में आपको कम सिखाया जाता है क्योंकि इस पर क्वेश्चन ज्यादा आते नहीं है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम को जोड़ दूंगा तो टोटल इनकम निकलती है, यानी इसमें मेरा वो पैसा है जो मेन बिजनेस से रेवेन्यू अर्न हो रहा है, मेन बिजनेस से रेवेन्यू। और ये जो अदर इनकम है सर, ये आपके एग्जांपल के लिए इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है। एग्जांपल के लिए क्या आती है दोस्त, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स। एक्सपेंसेस में बात करूं तो सर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्री होता है दोस्त। क्या हम अपनी ओपनिंग में से क्लोजिंग को माइनस कर देते, दैट इज नोन एज चेंज इन इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में चेंज आता है, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक वाला। चलो स्टॉक एंड ट्रेड, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, सभी सैलरी वेजेस जो हम एम्प्लॉयज को देते हैं वो यहाँ आती है। इंटरेस्ट का पेमेंट फाइनेंस कॉस्ट में आता है। डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन कॉस्ट, यानी अगर हम अपनी टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स पर, बिल्डिंग प्लांट मशीनरी मोटर व्हीकल्स प्रॉपर्टीज, इन सब पर हम लोग अगर डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं तो वो यहां आएगा। और गुडविल पेटेंट्स कॉपीराइट ट्रेडमार्क्स को अमोर्टाइज कर रहे हैं, राइट ऑफ कर रहे हैं तो अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस। अदर एक्सपेंस और बाकी सभी एक्सपेंस आते हैं, एडवर्टाइजमेंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, बैंक चार्जेस, कैरेज आउटवार्ड, ये सब बेटा आते हैं अदर एक्सपेंसेस में हमारे। यहाँ सारे एक्सपेंसेस को जोड़ देते हैं और टोटल इनकम में से घटा देते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है, टैक्स की रेट लगाते हैं, और प्रॉफिट और लॉस आ जाता है हमारा आफ्टर टैक्स। चलो अब हम बात करते हैं सर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में मेन आता क्या है। देखो बहुत ज्यादा नहीं है, सेल ऑफ प्रोडक्ट, सेल ऑफ सर्विसेज, वो जो कंपनी का मेन काम है जिसमें कंपनी क्या कर रही है, डील कर रही है, प्राइम बिजनेस ऑपरेशन। यानी अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरा पढ़ाने की मेन इनकम बेटा क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अगर कोई गारमेंट्स कंपनी है, कपड़ा बनाने वाली कंपनी है, कपड़ा बनाकर बेचती है, खरीद कर बेचती है, तो उसके लिए वो मेन बिजनेस क्या है, कपड़ा बनाकर या कपड़ा खरीद कर बेचना। आई होप मेरी बात समझ में आ रही होगी। चलो इसके अलावा अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू नेचर टू बी स्पेसिफाइड, इसमें से अगर कोई डिस्काउंट्स वगैरह आपने दिए हैं तो उसको माइनस कर देंगे। स्क्रैप अगर आपने बेचा है तो वो भी यही जाएगा, और इंटरेस्ट डिविडेंड ये जाएगा आपका फॉर एन एंटिटी प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सर्विसेज, यानी बैंक्स वगैरह के लिए बेटा इंटरेस्ट डिविडेंड, और अ फाइनेंस कंपनी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कंसिस्ट ऑफ रेवेन्यू डायरेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटीज। फाइनेंस कंपनीज के लिए ये चीज मेन इनकम होती है। चलिए सर अदर इनकम में सर इंटरेस्ट की इनकम, डिविडेंड की इनकम, रेंट की इनकम, या प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल, मतलब वो चीजें जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी करते समय कैश फ्लो के अंदर लेस कराते चले जाते थे या इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में शो करते थे, इंटरेस्ट रिसीव, रेंट रिसीव, डिविडेंड रिसीव्ड, वो चीजें बेटा आपकी क्या होती हैं, अदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। चलो ये सब जाती है अदर इनकम्स में, कोई दिक्कत, क्योंकि इनका मेन बिजनेस से कोई खास ताल्लुक नहीं होता है।
कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, आपको प्रोडक्ट बेचने के लिए प्रोडक्ट को बनाने की जरूरत पड़ती है, चोरी नहीं करते हो, उसके लिए फॉर्मूला लगता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, जो हम दोबारा से सीखेंगे जब हम अकाउंटिंग रेशियो चैप्टर पढ़ेंगे। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम मतलब मैं किसी प्रोडक्ट को बेच रहा हूं, उसकी क्या लागत लगी, कितनी कीमत है, ठीक है, उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड मतलब कितने रुपए में सामान खरीद रहा हूं। और चेंज इन इन्वेंट्री, चेंज इन इन्वेंट्री क्या होता है, द डिफरेंस इन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इन्वेंट्री, डिफरेंस जो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इन्वेंट्री, फिनिश गुड्स WIP और स्टॉक इन ट्रेड का होता है, उसे बोलते हैं हम लोग चेंज इन इन्वेंट्री। इस पर डायरेक्ट MCQ आता है। नेक्स्ट, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस के अंदर आता है सर सैलरी, वेजेस, बोनस, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू PF, एम्प्लॉयर्स स्टेट इंश्योरेंस और ग्रेचुटी पेमेंट। अगर बेटा इनके प्रोविजंस बनेंगे तो लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में चले जाएंगे, और अगर ये अमाउंट है सीधे सीधे पेमेंट कर रहा हूं मैं इनको, तो ये सैलरी एंड वेजेस में चले जाएंगे, ठीक है। फाइनेंस कॉस्ट, हर वो इंटरेस्ट का पेमेंट जो आप दे रहे हो, किस किस को सर, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स को, शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स को, वो सभी चीजें आपकी कहां चली जाएंगी, फाइनेंस कॉस्ट में। चलो बहुत बढ़िया। डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन पहले ही बता चुका हूं मैं आपको, फिक्स्ड एसेट्स पर डेप्रिसिएशन लगता है टेंजिबल वाली पर, अमोर्टाइजेशन लगता है इंटेंजिबल वाली पर, इंटेंजिबल वाली पर। चलो अदर एक्सपेंस में जो कहीं नहीं जाएगा वो अदर एक्सपेंस जाएगा, यानी यहां से यहां तक सारे के सारे एक्सपेंसेस क्या है, अदर एक्सपेंस। एक बार देखते हैं क्या सर, सेलिंग, मार्केटिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव, एडवर्टाइजिंग, कैरेज इनवार्ड, कैरेज आउटवार्ड, कमीशन पेबल, पेबल नहीं पेड होगी ये, बैड डेट्स, फीस पेड टू ऑडिटर्स, एडवाइजर, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस, यूटिलिटीज लाइक वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, जो कहीं नहीं जाएगा बेटा वहां जाएगा। नेक्स्ट, नोट टू अकाउंट की बात करूं तो बैलेंस शीट के बाद और स्टेटमेंट ऑफ P&L के बाद नोट्स टू अकाउंट हमें बनाने पड़ते हैं चीजों को क्लैरिफाई शो करने के लिए। आ गए हमारे प्यारे प्यारे MCQs और हम बढ़ते हैं इनकी तरफ, जो मेन एग्जाम में यही आने हैं। एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, अनक्लेम्ड डिविडेंड कहां जाएगा सर, अनक्लेम्ड डिविडेंड जाता है सर करंट लायबिलिटी के अंदर अदर करंट लायबिलिटी में। तो करंट लायबिलिटी अंदर अदर करंट लायबिलिटी में। क्या कोई दिक्कत, क्या कोई परेशानी सर, आपके सामने खड़े हैं आपके अपने रामकेश वानी। अनक्लेम्ड डिविडेंड, सीधे सीधे मैं उस चीज पर जाऊंगा जो सीधे एग्जाम में आनी है आपके। नेक्स्ट, अ कंपनी हैज एन ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ 8 मंथ्स, इट हैज अकाउंट्स रिसीवेबल 1 लाख रुपए के, बहुत बढ़िया, आउट ऑफ विच 60,000 हैव अ मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 11 मंथ्स, यानी 12 महीने से कम है, और कंपनी की जो साइकिल है वो 8 महीने की, यानी ये बताना चाह रहा है बाकी के पैसे 11 महीने में आने हैं। तो इनको ऐसा लग रहा है 40 करंट 60 नॉन करंट, बिल्कुल नहीं सर, 12 महीने के अंदर जो भी पैसे आएंगे, अगर ऑपरेटिंग साइकिल छोटी है तो हमारे लिए सब कुछ करंट एसेट्स है, हमारे लिए सब कुछ क्या है बेटा, करंट एसेट्स है। 1 लाख के 1 लाख करंट एसेट्स, एज इट इज एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी क्लासिफाइड एज नॉन करंट एसेट, इनमें से क्या चीज नॉन करंट एसेट मानी जाती है, शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ बैलेंस शीट के हिसाब से। तो सर अगर आप नॉन इन्वेस्टमेंट कर रहे हो शेयर्स में, नॉन करंट एसेट है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन, नॉन करंट एसेट है, अनक्लेम डिविडेंड नहीं सर, ये करंट लायबिलिटी है, और कैपिटल एडवांसेस ये नॉन करंट एसेट है। तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, तो ये तो आपकी NCL है और ये आपकी CL है। तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, आपके सामने खड़े सर, ठीक है हम समझ गए, आपका नाम है रामकेश वानी, चलो कोई दिक्कत नहीं। Which of the following is not a subhead under करंट एसेट्स, इनमें से करंट एसेट्स का सबहेड कौन सा नहीं होता है, तो मुझे याद है एकदम टिप्स पर, आपको भी याद करा दूंगा, फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताओ करंट एसेट्स के सबहेड कौन से होते हैं। सर इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, करंट इन्वेस्टमेंट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस, अदर करंट एसेट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस, इन्वेंट्री सर ऐसे ही पढ़ लेते, अरे फिर मजा किस बात का। ट्रेडमार्क सर, ट्रेडमार्क्स एक आइटम होता है जो कि इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स में जाता है अंडर नॉन करंट एसेट्स। चलो, as per schedule 3 part 1 of call scenario को will be presented which of the following head और subhead, सर ये जाता है हमारा शेयरहोल्डर फंड्स में, शेयर कैपिटल के अंदर सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप के अंदर से लेस किया जाता है इसको। तो ना रिजर्व्स एंड सरप्लस, ना करंट, ना कंटिजेंट, ना रिजर्व्स एंड सरप्लस, ना करंट, ना कंटिजेंट, शेयरहोल्डर फंड्स है, क्योंकि सर शेयर कैपिटल खुद कहां बैठा हुआ है, शेयरहोल्डर फंड्स में। सर वहां ये भी तो बैठा, अरे तो पर ये है ना मेन हेड पूछ रहा है मेरे बच्चे, वो हेड सर सब हेड भी तो पूछ रहा है, सब हेड है ही नहीं, मैं क्या करूं, शेयर कैपिटल होता तो मैं वो भी लिख देता आंसर, वो हेड ऑब्लिक सब हेड जो मिल रहा है उसमें आंसर टिक कर दो। पब्लिक डिपॉजिट को कहां डाला जाता है, सर पब्लिक डिपॉजिट से हम पैसा लेते हैं लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स के लिए, लंबे समय के लिए। तो सर ये हो नहीं सकता, एसेट है नहीं, करंट लायबिलिटी है नहीं, नॉन करंट लायबिलिटी है। अगर लॉन्ग टर्म बोरोविंग होता तो वो, और लॉन्ग टर्म और नॉन करंट लायबिलिटी है तो वो, क्योंकि हेड पूछ रहा है, ऑब्लिक सब हेड भी तो कह रहा है, लॉन्ग टर्म बोरोविंग भी इसका आंसर हो सकता है, सब हेड पूछेगा तो। Which of the following item is shown as contingent liability, इनमें से क्या चीज contingent liability, अभी भी पढ़कर आए सर, प्रपोज डिविडेंड होता है,
कंपनी विद कंटिजेंट लायबिलिटी वो भी होता है, क्लेम अगेंस्ट नॉट एक्नॉलेज्ड एज डेट, तीनों के तीनों होते हैं सर कंटिजेंट लायबिलिटी, तीनों के तीनों होते हैं कंटिजेंट लायबिलिटी। चलो नेक्स्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड ऑन सर्टेन बेसिक assumption, प्री रिक्वाइजिट, कौन सी सर्टेन बेसिक assumption ली जाती हैं? तो प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, पोस्टुलेट्स, करेक्ट आंसर इज पोस्टुलेट्स। Which of the following is added to subscribed share capital, इनमें से क्या चीज सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल में ऐड करी जाती है? तो सर कॉल्स एंड एरियर तो लेस किया जाता है, कॉल्स एंड एडवांस अदर करंट लायबिलिटी है, फॉरफिटेड शेयर्स ऐड किया जाता है। फॉरफिटेड शेयर्स को, वो शेयर्स जो हमने फॉरफिट करे बट री इशू नहीं करे, तो उनका जो पैसा पड़ा हुआ है हमारे पास उसको ऐड किया जाता है दोस्त यहां पर। नेक्स्ट, इन द बैलेंस शीट लोन रीपेबल ऑन डिमांड आर शोन एज, बैलेंस शीट के अंदर लोन जो रीपेबल होंगे ऑन डिमांड उनको कहां पर शो किया जाएगा? सर शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स के अंदर, सिंपल है ये तो भाई, शेयर कैपिटल में तो जा नहीं सकता, प्रोविजन वो है नहीं है, उसके आगे प्रोविजन वर्ड ही नहीं है। अदर करंट लायबिलिटी में जा नहीं सकता, वहां तो वो जाता है वो डिवेंचर जो सालों साल से लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स में पड़े थे, अब उसे हम लोग अदर करंट लायबिलिटी में डालते हैं। तो अदर करंट लायबिलिटी के अंदर अनक्लेम डिविडेंड, अनपेड डिविडेंड, कॉल्स इन एडवांस, इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन डिबेंचर्स, सारे ऐसे हमें याद हो जाएगा, लेक्चर के बाद आपको भी याद हो जाएगा। चलो नेक्स्ट पॉइंट, which of the following is not classified as नॉन करंट एसेट, ये वन लिख गया, नॉन है। नॉन करंट एसेट क्या नहीं है? तो व्हीकल है सर, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करोगे वो भी है, एनसीआई है, पेटेंट्स इंटेंजिबल एसेट्स है, ये टेंजिबल एसेट्स है, ट्रेड रिसीवेबल नहीं है सर, ये करंट एसेट्स के अंदर का सबहेड है एक, ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट्स के अंदर का सबहेड है। प्रोविजन फॉर प्रोविडेंट फंड, इंप्लॉय वाला प्रोविजन है, तो लॉन्ग टर्म प्रोविजन कहीं दिख रहा है क्या? अरे सर ये तो है ही नहीं है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन कहाँ है सर? शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, ये आंसर हो ही नहीं सकता। कंटीजेंट लायबिलिटी है नहीं है, रिजर्व एंड सरप्लस है नहीं है, क्योंकि बेटा हेड पूछ रहा है, और लॉन्ग टर्म प्रोविजन पड़ा होता है नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर, यानी इसके अंदर लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स होती है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन होता है, अदर नॉन करंट लायबिलिटी होती है। ठीक है, तो हेड पूछ रहा है, हेड तो यही है इसका। चलो नेक्स्ट पॉइंट, प्रपोज डिविडेंड क्या होता है सर? प्रपोज डिविडेंड तो कंटीजेंट लायबिलिटी होती है, अभी भी पढ़ कर आए, सरप्लस होता नहीं है, एनसीएल होता नहीं, लॉन्ग टर्म लोन होता नहीं है, देना है नहीं देना हमें नहीं पता। गुडविल कहां शो करी जाती है? सब हेड में। तो इंटेंजिबल कहीं दिख रहा है क्या? इंटेंजिबल नहीं सर, फिक्स्ड एसेट दिख रहा है, और कहां जाओगे भैया? टेंजिबल इंटेंजिबल दो ही होते हैं, इन्वेस्टमेंट में जाता नहीं है, करंट एसेट में जाता नहीं है, रिजर्व एंड सरप्लस में जाता नहीं है। कॉल्स एंड एरियर कहां से डिडक्ट किया जाता है सर? अभी अभी तो बताया था, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल से, तब शेयर होल्डर फंड्स दे रहा था आंसर। ठीक है, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल से जाता है दोस्त। सर बट नॉट फुल्ली पेड अप लिखा हो या एंड फुल्ली पेड अप? बट नॉट फुल्ली पेड अप लिखा हो तो वही चुनेंगे, सब्सक्राइब्ड कैपिटल का मतलब दोनों ही होता है यहाँ पे। चलो, स्टोर्स एंड स्पेयर्स आर क्लासिफाइड इन बैलेंस शीट, स्टोर्स एंड स्पेयर्स कहां पर जाते हैं बैलेंस शीट में? इन्वेंट्रीज। सीधे आंसर टिक करो, इन्हें देखो ही मत, हमें आंसर बताया ना उसका सीधे। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या नहीं इंक्लूड करता? तो चेक्स ड्राफ्ट इन हैंड करता है, कैश इन हैंड करता है, कैश एट बैंक करता है, बैंक डिपॉजिट करता है, बैंक कोड ही नहीं करता, बिकॉज ये करंट लायबिलिटी होती है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के अंदर जाती है। रेवेन्यू अर्न्ड फ्रॉम द सेल ऑफ स्टॉक इन ट्रेड इज शोन इन द स्टेटमेंट। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो मेन आइटम होता है उसे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में बोला जाता है। अदर इनकम्स में जाती है इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड। इंटरेस्ट अर्न ऑन बैंक डिपॉजिट बाय अ कंपनी इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। भैया मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस बना रही है, स्टेटमेंट ऑफ पी&एल में इसको कहां डालना चाहिए? अदर इनकम, अदर इनकम, इंटरेस्ट अर्न ऑन बैंक डिपॉजिट, क्योंकि इसका मेन काम नहीं है ये। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट बाय फाइनेंसिंग कंपनी, भैया इसका मेन काम ही यही है, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसका मेन काम ही यही है, मेन काम ही यही है, इंटरेस्ट अर्न करना। इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन एक्सपेंसेस पेड बाय ये कंपनी, देखो मेन चीज जो होती है वो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में जाती है, सैलरी वेजेस एम्प्लॉय बेनिफिट में एक्सपेंस में जाते हैं, इंटरेस्ट पे करोगे फाइनेंस कॉस्ट में जाएगी, इंटरेस्ट अदर एक्सपेंस में जाएंगे, ये टेलीफोन एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। स्टेटमेंट बताओ, करंट लायबिलिटीज आर एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड इन अ कंपनीज बैलेंस शीट नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल और विदिन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट, बात तो सही है। ओवरड्राफ्ट लिमिट और कैश क्रेडिट लिमिट फ्रॉम बैंक्स आर क्लासिफाइड एज शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, दोनों ही बातें सही है। स्टेटमेंट ए एंड बी आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट, ओहो मैच द फॉलोइंग माय फेवरेट, स्टोर्स एंड स्पेयर, सर इन्वेंट्री में होता है, तो इधर लिखूंगा आंसर, इधर से मैचिंग कराऊंगा मजे से, इधर आंसर लिखूंगा। बैलेंस विद बैंक, सर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है क्या कहीं? हाँ है। चलो, डिवेंचर सर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है क्या कहीं पर? प्रीपेड एक्सपेंस, अदर करंट एसेट्स, अदर करंट एसेट्स।
CDAE माइनिंग राइट सर इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स होती है, मुझे सभी मैचिंग याद है। तो CDAEB, CDAEB पहला ही मिल गया मुझे तो, CDAEB पूरा का पूरा याद है, पूरा का पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट से बना दिया। एक और फॉरफिटेड शेयर सर, अभी भी बड़ा सब्सक्राइब्ड कैपिटल, वो तो है ही नहीं, शेयर कैपिटल है, देखते हैं। कैपिटल एडवांस है सर, ऐसे एडवांस जो हम लॉन्ग टर्म के लिए देते हैं, ये तो लॉन्ग टर्म लोन एडवांस में जाएगा सर, ये तो है ऑप्शन में। ऑफिस प्रेमिसेस अंडर कंस्ट्रक्शन, अंडर कंस्ट्रक्शन मुझे पता है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस मानो मेरे को नहीं पता है तो थर्ड का ए, 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 ये रहा, ओ दो है। आउटस्टैंडिंग कमीशन सर, हम किसी को कमीशन देना भूल गए, अदर करंट लायबिलिटी, थर्ड का ए, फोर्थ का सी, थर्ड का ए, फोर्थ का सी, आंसर तो ये होना चाहिए पर अभी नहीं। इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर सर, ये NCI होते हैं, डी। चलो अब बात करते हैं सर, फॉरफिटेड शेयर्स का कोई ऑप्शन नहीं मिला, शेयर कैपिटल है बी, और हमारा क्या बचा बेटा, कैपिटल एडवांसेस, तो अब एक ही बचा होगा, लॉन्ग टर्म लोन्स एडवांसेस, तो BEACD, 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 चलो द करेक्ट आंसर है सी, BEACD। आई होप मेरी बात आपको प्यार से समझ में आ रही होगी। असर्शन, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इज क्लासिफाइड एज रिजर्व्स एंड सरप्लस, हाँ बात तो सही है। रिजर्व्स आर द अमाउंट सेट असाइड फॉर प्रॉफिट्स एंड सरप्लसेस टू मीट रेस्पेक्टिव लॉसेस एंड नॉट फ्यूचर अनसर्टेनिटीज फॉर स्ट्रेंथनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। अब बात तो सही कह रहे हो यार तुम लोग, असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। assertion and reason both are correct and reason is the correct explanation of assertion. Fixed assets are those assets which are held by a company not with the purpose of sale but with the purpose to increase earning of business, बात तो सही है, फिक्स एसेट के बारे में तो सच बोल रहा है, assertion सही है। वर्क इन प्रोग्रेस कैन नेवर बी क्लासिफाइड एज फिक्स्ड टेंजिबल एसेट, सर वर्क इन प्रोग्रेस तो कभी नहीं आ सकती, तो स्टॉक इन्वेंट्री का पार है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस होता तो वो वहां चला जाता सर फिक्स एसेट के अंदर, तो वर्क इन प्रोग्रेस नहीं जा सकता, कंफ्यूज कर रहा है। असर्शन सही है, रीजन गलत है, असर्शन सही है, रीजन गलत है। नेक्स्ट, प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर इज क्लासिफाइड अंडर नॉन करंट लायबिलिटीज। प्रीमियम और रिडेम्पशन, हाँ ये सही है। नॉन करंट लायबिलिटीज आर हेल्ड प्राइमरली फॉर द पर्पस ऑफ बीइंग ट्रेडेड, नहीं करंट लायबिलिटीज होती हैं प्राइमरली फॉर बीइंग ट्रेडेड। तो अगेन असर्शन एंड रीजन बोथ आर नॉट करेक्ट, असर्शन इज करेक्ट एंड रीजन इज अनकरेक्ट, असर्शन इज करेक्ट एंड रीजन इज अनकरेक्ट। चलो इसके बाद हमने ये वाला क्वेश्चन कर लिया था, ये वाला क्वेश्चन कर लिया था, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी हो गया था और हमारा ये भी हो गया था। चलो अब फिर दोबारा छोटे छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं सर। पब्लिक डिपॉजिट्स, तो सर अगेन ये जाएगा एनसीएल में और लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स में। लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स में सिंकिंग फंड, सर ये जाएगा हमारा शेयर होल्डर फंड्स में और रिजर्व्स एंड सरप्लस में। ऑफिस इक्विपमेंट जाएगा सर हमारा एनसीए नॉन करंट एसेट्स में और टेंजिबल में। प्रीपेड एक्सपेंस जाएगा सर करंट एसेट्स में और अदर करंट एसेट्स में। आउटस्टैंडिंग सैलरी जाएगा सर करंट लायबिलिटी में और अदर करंट लायबिलिटी में। मोटर कार जाएगा सर एनसीए में और टेंजिबल फिक्स्ड में। कोई दिक्कत नहीं सर। चलो एक और क्वेश्चन, लूज टूल्स फेवरेट, अगेन क्या पूछ रहा है, हेड्स और सब हेड्स। तो लूज टूल्स बेटा करंट एसेट्स होता है और ये जाएगा आपका इन्वेंट्री में। अनपेड डिविडेंड करंट लायबिलिटीज में और ये जाएगा अदर सीएल में। कॉपीराइट्स पेटेंट्स एनसीए में, एनसीए में और ये जाएगा बेटा इंटेंजिबल में। लैंड एंड बिल्डिंग जाएगा सर एनसीए में और ये जाएगा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट या टेंजिबल में। ठीक है, इसके दो आंसर है, कई जगह प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट दिया होगा, कई जगह टेंजिबल दिया होगा बेटा। तो ये क्वेश्चन इसलिए करें क्योंकि क्लास 12th में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और आपका थोड़ा सा बेस लेवल बढ़ाएंगे, क्योंकि अगर आप इनसे चैप्टर से डरते हो तो। चलो आगे भैया, मैच द फॉलोइंग, और भी बिना ऑप्शंस वाले मैच द फॉलोइंग है। एक्रूड इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। सबसे पहले कॉल्स इन एडवांस क्या होती है सर, हमने किसी से पैसा ले रखा है करंट लायबिलिटी, उन्होंने हमने मांगा नहीं है पर वो दे गए, तो वो करंट लायबिलिटी होती है हमारे लिए, तो उसकी इंटरेस्ट भी हमारे लिए करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी के अंदर अदर करंट लायबिलिटी। प्रोविजन अगर एम्प्लॉय बेनिफिट्स के लिए है,
तो बेटा वो लॉन्ग टर्म प्रोविजन है, नॉन करंट लायबिलिटी, कहीं ऐड देगा कहीं सब ऐड देगा। बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लायबिलिटी है, शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स, और लोन रीपेबल ऑन डिमांड करंट लायबिलिटी है, शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स। तो यहां पर कंफ्यूजन में बच्चा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स लगाया था कई बार बैंक को देखकर, जबकि आंसर है ए सी ए एंड ए सी ए एंड ए, यानी एक्रूड इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस सर कहां जाता है, करंट लायबिलिटी के अंदर। प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट जाता है बेटा नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर, क्योंकि लॉन्ग टर्म प्रोविजंस काय में आते हैं, नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स भी आती है, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस भी आते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट सर आपका करंट लायबिलिटी है, शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स, और लोन रीपेबल ऑन डिमांड भी करंट लायबिलिटी है, शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में कुछ भी नहीं आया यहाँ पे। नेक्स्ट पब्लिक डिपॉजिट, अगर आपने कोई पैसा लिया लॉन्ग टर्म के लिए तो पब्लिक डिपॉजिट में जाएगा, यानी लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, ठीक है। मैच्योर्ड डिवेंचर्स इस साल मैच्योर होने वाले हैं, तो अदर करंट लायबिलिटीज में बच्चा कंफ्यूजन में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स से भी लगाया था। अनक्लेम्ड डिविडेंड सर अगर अदर करंट लायबिलिटीज अनक्लेम्ड डिविडेंड हो, अनपेड डिविडेंड हो। एडवांसेस रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से आप एडवांस रिसीव कर रहे हो तो वे भी बेटा आपका अदर करंट लायबिलिटी। तो लॉन्ग टर्म प्रोविजन यहां पर कोई भी नहीं है। लॉन्ग टर्म प्रोविजन दो ही होते हैं, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट एंड प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट एंड प्रोविजन फॉर वारंटीज। तो बी सी सी एंड सी। सर क्या इस टाइप से देखना हो, नहीं आंसर आएगा बेटा ए बी सी सी, बी सी ए सी, ए बी सी सी, ए बी सी सी, बी सी सी सी, ऐसे ऑप्शन आएंगे आपके पास। चलो कोई दिक्कत। मैच्योर डिवेंचर्स की जगह खाली डिवेंचर्स होता है तो बेटा मेरा आंसर लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स होता, बट मैच्योर डिवेंचर होता इस साल पेमेंट करने वाला हूं मैं, अदर करंट लायबिलिटी। नेक्स्ट ट्रेडमार्क्स आपको पता है इंटेंजिबल एसेट्स होती है, ट्रेडमार्क्स आपको पता है इंटेंजिबल एसेट्स होती है, तो बेटा इसका आंसर है बी इंटेंजिबल। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बेटा बी, और वर्क इन प्रोग्रेस करंट एसेट्स होता है, इसका आंसर हो गया सी। सर वर्क इन प्रोग्रेस क्यों, क्योंकि बेटा ये वो है स्टॉक वाला वर्क इन प्रोग्रेस है। मैं आंसर इसलिए साफ साफ लिख दे रहा हूं ताकि आप बाद में कंफ्यूज, ऐसे ऑप्शन आएंगे उस पर टिक करने होंगे आपको। नेक्स्ट चेक्स इन हैंड, चेक हैंड में है तो सर ये वो है आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ये आंसर। वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री का पार्ट है बेटा, स्टोर्स एंड स्पेयर्स भी इन्वेंट्री का। तो ट्रेड रिसीवेबल मजे के लिए दिया हुआ है, एक एक के दो दो हैं। ऐसे एमसीक्यूज आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं मैच द फॉलोइंग के रूप में। बोलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं। डिवेंचर रिडीमेबल आफ्टर 2 ईयर्स, ये है क्वेश्चन नंबर। 2 ईयर्स के बाद रिडीम होगा तो बेटा लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स है वो। 2 ईयर्स के बाद रिडीम होगा तो लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स है। 2 साल के बाद रिडीम होगा तो लॉन्ग टर्म। रिडीमेबल विद इन 1 ईयर तो सर ये आपका अदर करंट लायबिलिटी, मैच्योर डिवेंचर इसी साल रिडीम हो जाएंगे। प्रोविजन फॉर प्रोविडेंट फंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन है सर ये आपका, और आउटस्टैंडिंग सैलरी आपका अदर करंट लायबिलिटी है। तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन इसमें कोई भी नहीं था। बी सी ए सी, डी सी ए सी, डी सी ए एंड सी। शॉर्ट टर्म प्रोविजन कोई भी नहीं था। अगर होता तो क्या होता, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, प्रोविजन फॉर लीगल क्लेम, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, दीज ऑल आर शॉर्ट टर्म प्रोविजन। अदरवाइज प्रोविजन फॉर लॉन्ग टर्म प्रोविजन फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉइज, प्रोविजन फॉर वारंटीज, ऑल आर प्रोविजन। वो कैसे होते हैं बेटा, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। कोई दिक्कत तो नहीं है। डिवेंचर 2 साल बाद रिडीम हो रहे हैं इसलिए बेटा लॉन्ग टर्म में जा रहे हैं, करंट वाले अदर करंट लायबिलिटी में जाएंगे। चलिए सर नेक्स्ट 200 शेयर ऑन विच फाइनल कॉल नॉट रिसीव, जिन पर फाइनल कॉल रिसीव नहीं हुए उसे कॉल्स इन एरियर बोलेंगे। और कॉल्स इन एरियर कहां जाएगी सर, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में। 200 शेयर ऑन विच फाइनल कॉल हैज नॉट बीन कॉल्ड, मांगी नहीं है आपने मांगी ही नहीं है सर, ये भी सब्सक्राइब। शेयर ऑफर टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन, शेयर पब्लिक को आप ऑफर करते हो किसके लिए, सब्सक्रिप्शन के लिए। तो ये दोनों बेटा आपकी अनकॉल्ड कैपिटल है, एक अनकॉल्ड कैपिटल है, तो एक आपकी क्या है, कॉल नॉट रिसीव, यानी आपने मांगी है पर रिसीव नहीं हुई है, आपने मांगी नहीं है तो उसमें। तो अगेन सी एंड डी, ऑथराइज के नाम पर कुछ भी नहीं है और सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप भी हो नहीं सकता। शेयर जो ऑफर करते हो पब्लिक को बेटा वो आपके इश्यूड शेयर कैपिटल होती है। नेक्स्ट शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, सर इसका देखा था हमने अभी कहीं पर, शेयर होल्डर फंड्स में ही देखा था आपने। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, सर ये भी देखा था आपने।
शेयर होल्डर फंड्स के अंदर, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस के नीचे। प्रीमियम और रिडेम्पशन और डिवेंचर सर ये नॉन करंट लायबिलिटी लग रहा है हमको, फ्यूचर में पे करनी है। और प्रोविजन फॉर टैक्स सर आपका शॉर्ट टर्म प्रोविजन होता है, करंट लायबिलिटी होता है। तो इसका दोनों का ऑप्शन है सी और सी। तो सी सी ए बी। सी सी ए एंड बी। कोई दिक्कत नहीं सर। चलो सर इतने मैच द फॉलोइंग है, जितने आप कर सको, कोई क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। कॉल्स एंड एरियर सर शेयर कैपिटल का पार्ट है, शेयर कैपिटल का पार्ट है सर कॉल्स एंड एरियर। इंटरेस्ट ड्यू ऑन कॉल्स एंड एरियर सर अगर हमने कॉल्स एंड एरियर पैसा मांगा और नहीं मिला, उस पर इंटरेस्ट आएगी तो हमारे लिए फायदा है, वो हमारे लिए फायदा है, करंट एसेट्स है, अदर करंट एसेट्स में जाएगी। कॉल्स इन एडवांस सर करंट लायबिलिटी है, अदर करंट लायबिलिटी में जाएगी। और इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस भी अदर करंट लायबिलिटी में जाएगी। अगर यहाँ कॉल्स इन एरियर होता तो आंसर शेयर कैपिटल हो जाता, पर इंटरेस्ट ड्यू ऑन कॉल्स इन एरियर तो बेटा करंट एसेट्स है आपका। रिजर्व्स एंड सरप्लस जैसी यहाँ कोई चीज है नहीं है। एक ऑप्शन हमेशा मजे के लिए दे रहा है, वो फालतू के लिए। चलो बी ए सी सी आगे बढ़ते हैं। कैपिटल रिजर्व एक रिजर्व एंड सरप्लस है, ऑप्शन में देखें क्या है कि नहीं है। सर है तो सही। डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अगेन रिजर्व एंड सरप्लस है। डेबिट बैलेंस और स्टेटमेंट ऑफ पी&एल रिजर्व एंड सरप्लस से माइनस होता है। बॉन्ड्स सर ये आपके लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हैं, तो बाकी सब भी एक ही का आंसर है सी। बाकी सब बी है बेटा, सब रिजर्व एंड सरप्लस में। ये माइनस हो जाता है इसी अमाउंट में से। सिक्योरिटी प्रीमियम होता तो वो भी इसी में जाता। बॉन्ड्स डिवेंचर्स की जगह यूज होता है। गवर्नमेंट बॉन्ड्स या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होगा बेटा तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट या नॉन करंट एसेट्स होगा। तो यहां पर इशूड शेयर कैपिटल है नहीं है कोई कुछ चीज में, और सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल का भी कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट प्रपोज डिविडेंड फॉर करंट ईयर। प्रपोज डिविडेंड फॉर करंट ईयर, ये सर करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड जो होता है वो कंटिजेंट लायबिलिटी होती है, तो इसका आंसर है ए। और अनकॉल्ड लायबिलिटी ऑन पार्टली पेड अप शेयर ये कमिटमेंट्स। ठीक है, चलो कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। द बैलेंस शीट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन एंटरप्राइज। सर फिर दोबारा से एमसीक्यूज, हाँ सारे तरीके की चीजें करेंगे हम लोग। कोई भी क्वेश्चन कोई भी एमसीक्यू छूटना नहीं चाहिए, ना क्लास 12th के लिए ना CU8 के लिए। द बैलेंस शीट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन एंटरप्राइज। एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या बताते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या बताते हैं पूरे साल का, ड्यूरिंग पीरियड ऑफ, फॉर पीरियड ऑफ टाइम, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, एक दिन पर। 31 मार्च 2016, 17, 18, 19 जो भी है। शेड्यूल 3 पार्ट 1 होना चाहिए सर, प्रिपेयर इन द फॉर्मेट। सर तो शेड्यूल 3 पार्ट 1 हमेशा यही याद रखना है, बाकी कुछ आपके में है नहीं है। शेड्यूल 3 पार्ट 1 एज पर कंपनीज एक्ट द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी इज रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंटेड इन वर्टिकल फॉर्म। ऊपर नॉन इक्विटी एंड लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज आती हैं, फिर उसके अंदर बेटा नीचे नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स आता है। तो वर्टिकल फॉर्म which of the following is not required to be prepared under the कंपनीज एक्ट। इनमें से क्या चीज नहीं बनाई जाती कंपनीज एक्ट में? स्टेटमेंट ऑफ P&L, बैलेंस शीट, डायरेक्टर रिपोर्ट, ऑडिटर रिपोर्ट बनाई जाती। फंड फ्लो स्टेटमेंट के लिए कोई जरूरत जबरदस्ती नहीं है सर। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू प्रेस्क्राइब्ड ऑर्डर ऑफ एसेट्स इन अ कंपनी बैलेंस शीट, एसेट्स शुड बी शोन फर्स्ट ऑफ ऑल। फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब एसेट्स के अंदर दो एसेट्स होती है, नॉन करंट एसेट्स, एक करंट एसेट्स। सर पहले कौन सी शो होती है? सर नॉन करंट एसेट्स ही होती है पहले तो शो, पहले तो नॉन करंट एसेट्स ही शो होती है दोस्त। नेक्स्ट, इन अ कंपनीज बैलेंस शीट अपीयर अंडर दैट नॉन करंट एसेट्स। कंपनी बैलेंस शीट के अंदर नॉन करंट एसेट्स के अंदर कौन सी चीज आती है? तो सर सभी आती है, गुडविल, पेटेंट्स, व्हीकल सब आते हैं बेटा, सब की सब आती हैं, कुछ टेंजिबल में कुछ इंटेंजिबल में सब आती है। कॉल्स एंड एरियर कंपनी के बैलेंस शीट में कहा जाता है? तो सर माइनस किया जाता है इसको तो सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल से। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस नहीं सर, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल है नहीं, शेयर होल्डर फंड्स अभी अभी हमने पहले किया हुआ है इसको। ठीक है, वही वाला आया है दोबारा। हेड दे रहा है, सब हेड नहीं दे रहा। सब हेड होता तो शेयर कैपिटल या सब्सक्राइब, बट नॉट फुल्ली पेड अप। चलो, कॉल्स इन एडवांस कंपनी में कहा था? तो सर ये करंट लायबिलिटी होती है। कॉल्स इन एडवांस बेटा करंट लायबिलिटी, हम पहले पैसा ले लेते हैं, उसको हम कैपिटल में नहीं डाल सकते, करंट लायबिलिटी में शो करते हैं। क्योंकि अगर आपने प्रॉब्लम हुई तो वापस पैसे करोगे नहीं, ड्यू के टाइम पर उसे डेबिट कर लेते हो फिर दोबारा से, तो करंट लायबिलिटी में शो करते हो। इस पर आने वाली इंटरेस्ट भी करंट लायबिलिटी में शो होती है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग अपीयर इन अ कंपनीज बैलेंस शीट अंडर द हेड। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स कहां आती हैं?
तो सर करंट लाइबिलिटीज में आती है, तो साफ सी बात है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ट्रेड पेबल्स और अदर करंट लाइबिलिटीज। चलो, पब्लिक डिपॉजिट एक कंपनी में कहां शो होता है, तो सर ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में होना चाहिए। सीधे सीधे आपको आंसर आ रहे हैं। चलो नेक्स्ट, गुडविल एक कंपनी की कहां आती है सर, ये तो इंटेंजिबल एसेट्स में आनी चाहिए। ऐसा लग रहा है दोबारा दोबारा कर रहे हैं हम क्वेश्चंस को। लूज टूल सर कहां आते हैं, सर ये तो इन्वेंट्री में आने चाहिए। सर अगर करंट एसेट्स है तो सर करंट एसेट्स तो नहीं है, कम से कम करंट एसेट्स तो नहीं है। दोस्त है इसका स्टोर्स एंड स्पेयर्स, करंट एसेट्स होता तो सर कंफ्यूज हो जाती है, हेड लगाएं या सब हेड लगाएं। तो ऐसा कभी देगा नहीं आपको कि हेड और सब हेड दोनों दे दो, दोनों ही पूछे। हाँ, हेड खाली पूछ रहा है तो सब हेड मत लगाना, और सब हेड पूछ रहा है तो हेड मत लगाना। शेयर फॉरफीचर अकाउंट कंपनी में कहां जाता है, तो सर शेयर कैपिटल में जाता है, ऐड किया जाता है। एक्सपेंसेस अलाउड ऑन इशू ऑफ शेयर्स, एक्सपेंसेस अलाउड ऑन इशू ऑफ शेयर्स इन अ कंपनीज बैलेंस शीट, तो सर शेयर कैपिटल करंट लायबिलिटी, अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंडिचर, एक्सपेंस आपने खर्च करिया वो धीरे धीरे आप लोग राइट ऑफ कर रहे हो। चलिए सर, अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अपीयर इन अ कंपनीज बैलेंस शीट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कहां जाता है कंपनी की बैलेंस शीट में, रिजर्व्स एंड सरप्लस में। शेयर होल्डर फंड्स होता तो वो आंसर लिखता मैं, क्योंकि हेड वो है, सब हेड ही है। प्रीपेड एक्सपेंसेस अपीयर इन अ कंपनी बैलेंस शीट अंडर द सब हेड, देखो अब सब हेड बोल रहा है तो अगर वो करंट एसेट बोलेगा तो भी मैं नहीं सुनूंगा, क्योंकि मुझे सब हेड पूछ रहा है, तो वो अदर करंट एसेट्स होगा सर। प्रीपेड एक्सपेंसेस हो या आपका इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट्स हो या फिर आपका इंटरेस्ट ड्यू ऑन कॉल्स इन एरियर हो, अपीयर इन कंपनीज बैलेंस शीट अंडर द सब हेड शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर क्या जाता है सर, प्रोविजन फॉर टैक्स, ये अदर करंट लायबिलिटी है, ये अदर करंट लायबिलिटी है, ये भी अदर करंट लायबिलिटी है। ऐसे कर कर हमें बाकी की चीजों का भी ज्ञान हो रहा है। प्रोविजन फॉर टैक्स, अभी यार पूछा था आप शॉर्ट टर्म प्रोविजन, बताओ वाह भाई वाह, अभी ये पूछ रहा है सब हेड, अब हेड पूछ रहा है उसका, याद करा देंगे सारे एमसीक्यू। बिल रिसीवेबल एक कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर कहां जाता है सर, सब हेड, तो ट्रेड रिसीवेबल में जाता है। अब अगर करंट एसेट भी आंसर देता तो भी नहीं लिखता, क्योंकि वो सब हेड पूछ रहा है मुझसे। क्लेम अगेंस्ट द कंपनी नॉट एक्नॉलेज्ड एज डेट, तो सर कंटिंजेंट लायबिलिटी होती है आपकी, जिसके बारे में कंपनी को पता नहीं होता, कंटिंजेंट लायबिलिटी। नेक्स्ट, अनक्लेम्ड डिविडेंड अपीयर, तो सर अदर करंट लायबिलिटी। सिंपल, मुझे यार रटे हुए, आपको भी रट जाएंगे। कंपनीज बैलेंस शीट के अंदर सब हेड में अदर करंट लायबिलिटीज, अनक्लेम्ड डिविडेंड हो, अनपेड डिविडेंड हो, इंटरेस्ट ड्यू ऑन इंटरेस्ट ड्यू एंड इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑन डिवेंचर्स हो, इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन डिवेंचर्स हो, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस हो या कॉल्स इन एडवांस हो, सब अदर करंट लायबिलिटी में जाता है। एक बार लिस्ट आपको ढंग से याद करनी पड़ेगी। इंटरेस्ट एक्रूड एंड नॉट एंड ड्यू ऑन डिवेंचर्स, अदर करंट लायबिलिटी। इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन डिवेंचर्स, अदर करंट लायबिलिटी। सर एक बार अभी अभी आपने यार बोला 6% डिवेंचर, सर ये नहीं जाता, ये जाता सर लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स में या नॉन करंट लायबिलिटी में। डिवेंचर्स कंपनी के बैलेंस शीट के अंदर जाता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में। अगर डिवेंचर मैच्योर हो रहे हो तो अदर करंट लायबिलिटीज में। नेक्स्ट, इंटरेस्ट एक्रूड और इन्वेस्टमेंट, सर ये इन्वेस्टमेंट पर होने वाली इंटरेस्ट है, तो सर एसेट्स है हमारी, तो जाएगी अदर करंट एसेट्स में। इंटरेस्ट कॉल्स इन एरियर वाली और इन्वेस्टमेंट वाली दोनों ही जाती है बेटा अदर करंट एसेट्स में। नेक्स्ट, एक्यूमुलेटेड डिविडेंड एरियर्स ऑन प्रेफरेंस शेयर इज शोन इन द कंपनीज बैलेंस शीट एज, तो सर ये कैपिटल कमिटमेंट्स है, इट इज कमिटमेंट्स, ये कैपिटल कमिटमेंट्स है। 50 या 9% डिवेंचर रिडीमेबल विद इन 12 मंथ्स, 12 महीने के अंदर रिडीम हो जाएंगे, तो सर ये जाएगा फिर अदर करंट लायबिलिटी में। अगर रिडीम नहीं होते तो लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कमिटमेंट, प्रपोज डिविडेंड नहीं होता सर, अनपेड अनक्लेम डिविडेंड अदर करंट लायबिलिटी होता है, इंटरिम डिविडेंड तो सर पे ही कर दिया था, डिविडेंड ऑन क्युमुलेटिव प्रेफरेंशियल अभी पीछे पूछा था। नेक्स्ट, which of the following item is shown under the head current assets while preparing the balance sheet, तो current assets में क्या जाता है सर, current asset में सिर्फ इन्वेंट्रीज जाता है बेटा, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर करंट एसेट्स, ठीक है, और करंट इन्वेस्टमेंट्स। while preparing the balance sheet of a company underwriting commission is shown under with that, underwriting commission बेटा अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंडिचर होता है आपका, जैसे शेयर इशू एक्सपेंसेस अभी आए थे वैसे ही होते हैं अभी। Next, which of the one of the following is shown under the head current liability while preparing the balance sheet of a company? Current liability में डिवेंचर्स लॉन्ग टर्म बोरोविंग है, रिजर्व्स एंड सरप्लस है, लाइव स्टॉक है, नन ऑफ द अबव। कंफ्यूजन दे रहा है, लाइव स्टॉक आपका वो होता है घोड़े, गधे, ठीक है, भैंसें,
कुत्ते तो कोई रखता नहीं। वाइल प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी सिक्योरिटीज प्रीमियम कहां जाएगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम सर कहां जाएगा? करंट लायबिलिटी, शेयर कैपिटल, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, अगेन नॉन ऑफ द अबव। वाह भाई वाह, खेल रहा है हमसे। वाइल प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट अंडर नॉन करंट एसेट्स में कौन सा आइटम शो किया जाएगा? नॉन करंट एसेट्स में सर पेटेंट शो किया जाएगा। पेटेंट्स टेंजिबल इंटेंजिबल के अंदर। नेक्स्ट, बिल डिस्काउंटेड बट नॉट मैच्योर्ड, सर ये होती है कंटिजेंट लायबिलिटी। इसको सिंपल याद रखो, बिल डिस्काउंटेड बट नॉट मैच्योर्ड। वही मैंने एग्जांपल दिया था, आपके डेटर ने आपको बीआर दिया, आपने बैंक से पैसा ले लिया और उस पैसे को अगर उसने नहीं दिया तो हमें पे करना पड़ेगा। ये लायबिलिटी नॉट एक्नॉलेज्ड एज डेट है, अभी पता ही नहीं है कि हमें पे करनी है कि नहीं। नेक्स्ट, विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज शोन अंडर द हेडिंग करंट लायबिलिटी इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी? करंट लायबिलिटी में डालते हैं इसको, बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी में अनक्लेम्ड डिविडेंड अदर करंट लायबिलिटी में जाता है। Which one of the following is presented under current liability in the balance sheet of a company? तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स जाता है सर, शॉर्ट टर्म प्रोविजन भी जाता है और ट्रेड पेबल्स भी जाता है। अरे ये पूछ क्या रहा है हमसे? हाँ जुगाड़ है कुछ, या नोट लगाना भूल गया भाई साहब। ये बेटा तीनों करंट लायबिलिटी में जाता है तो ऐसा ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, तो ऑल ऑफ द अबव दे दो, ठीक है। नॉट है पूछ रहा है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी नहीं जाता। While preparing the balance sheet of a company, which item is shown under the head long term borrowings? इनमें से क्या चीज लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आती है? डिवेंचर्स तो आता ही है, एसपीआर तो रिजर्व्स एंड सरप्लस, ट्रेड पेबल सीएल में जाता है। अरे ये क्या कर रहा हूँ मैं, नन ऑफ द अबव देख के पागल हो गया हूँ मैं आज। 6% डिवेंचर जाता है सर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में, नॉन करंट लायबिलिटी। शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी 5 लाख शेयर हैं, 10 रुपए वाले, 8 कॉल्ड अप है, तो सर सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप लग रहा है। तो duly paid the amount due, the share capital will be shown as subscribed but not fully paid up। बेटा जब हम पूरे पैसे मांगेंगे ही नहीं, 8 रुपए कॉल्ड अप करेंगे, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। एक कंपनी ने 2 लाख शेयर है, 10 रुपए के 10 रुपए मांगे हैं, लग रहा है पूरा का पूरा पैसा, एक एंटायर अमाउंट दे दिया, सिर्फ फाइनल कॉल नहीं दिया, 3 रुपए पर शेयर का 5000 में। तो 5000 वाले सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में, जो आपको मैं समझा रहा था, और बाकी के सारे हो तो 2 लाख में से 5000 घटा दो, 1,95,000। ऐसे तो होगा ही नहीं, ऐसे भी नहीं होगा, ऐसे 1,95,000, 19,50,000, 5,000। हाँ, द करेक्ट आंसर इज दिस। भाई 19,50,000 तो सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप है, उनसे कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, बट 5,000 बट नॉट फुल्ली पेड अप है, उनके अभी फॉरफीचर नहीं करे, इसलिए कॉल्स इन एरिया शो हो रहे हैं। अगर फॉरफीचर कर देते तो कॉल्स इन एरिया शो नहीं होता। चेंज इन इन्वेंट्री क्या होता है सर? चेंज इन इन्वेंट्री होता है ओपनिंग इन्वेंट्री में से क्लोजिंग इन्वेंट्री, यही सही लग रहा है, क्लोजिंग में से ओपनिंग गलत है। डिफरेंस बिटवीन ओपनिंग एंड क्लोजिंग, इफ ओपनिंग इन्वेंट्री ज्यादा, यार ऐसा कोई मतलब नहीं, माइनस में भी शो हो सकती है, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग हमेशा चाहे कम हो या ज्यादा हो। Which of the following is not a subhead under the head current asset? तो current asset के अंदर ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, करंट इन्वेस्टमेंट्स, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर करंट एसेट, और एक भूल गया मैं यार, इन्वेंट्रीज। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस, इन्वेंट्रीज। ट्रेडमार्क्स जो है वो सबहेड नहीं होता, वो इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स होती है। सिक्योरिटी डिपॉजिट आर प्रेजेंटेड इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी, तो सर ये कहां जानी चाहिए? सिक्योरिटी डिपॉजिट जाएगी सर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में, ना फिक्स्ड एसेट्स है, ना करंट लायबिलिटी है, ना अदर नॉन करंट एसेट्स है, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फाइनेंस कॉस्ट इन स्टेटमेंट ऑफ P&L? में से कौन सी चीज फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट नहीं है? तो जितनी भी इंटरेस्ट पे करते हो बेटा सब फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट है, डिवेंचर्स पर, पब्लिक डिपॉजिट्स पर, या लॉस ऑन इशू। बैंक चार्जेस अदर एक्सपेंसेस में जाता है, नॉर्मली बैंक चार्जेस करती है आपसे। इफ ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ अ कंपनी कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड, तो ये बेटा 12 महीने ली जाती है, शुरू से यही पढ़ा है क्लास 11 से। कोई भी एसेट करंट एसेट क्यों होती है और करंट लायबिलिटी क्यों होती है? एक कंपनी के पास ऑपरेटिंग साइकिल है 8 महीने की, दोबारा रिपीट हुआ है शायद क्वेश्चन ये। इट हैज 1 लाख रुपए के वो है और 60,000 रुपए की मैच्योरिटी 11 महीने के अंदर है, तो पूरा का पूरा 1 लाख करंट एसेट्स अभी अभी पढ़ा था स्टार्टिंग में भी। चलो मैच द फॉलोइंग्स फिर से आगे, मेरे फेवरेट लगते हैं मुझे। चलो लूज टूल्स की बात करूं तो सर इन्वेंट्री में जाएंगे। पेटेंट्स की बात करूं तो इंटेंजिबल में जाने चाहिए। प्रीपेड एक्सपेंसेस की बात करूं, प्रीपेड इंश्योरेंस की बात करूं तो सर अदर करंट एसेट्स, अदर करंट एसेट्स। डिवेंचर्स की बात करूं तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, और मशीनरी की बात करूं तो फिक्स्ड एसेट्स। तो DABCE, 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 ये तो यही नहीं, DABCE यही लग रहा है, DABEC नहीं, मशीनरी तो टेंजिबल ही है ना। हाँ, डिवेंचर लॉन्ग टर्म बोरोइंग से सही है, DABCE, द करेक्ट आंसर है DABCE, ये तो है ही नहीं। चलो DABCE, चलो सही आंसर है भैया। ओ माय गॉड, 2 मिनट समरी। 2 मिनट समरी में सर आपको क्या देखना है? सभी चीजों के हेड्स और सब हेड्स। तो सर एनसीए के जनरली 2 ही चीजों से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टेंजिबल
और एक इंटेंजिबल। वो एसेट जो दिखती है वो टेंजिबल होती है और जो नहीं दिखती है वो बेटा इंटेंजिबल होती है। दिखने वाली लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, इक्विपमेंट, जो स्टार्टिंग में समरी चार्ट दिया उसको देख लेना। ना दिखने वाली गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स, फ्रेंचाइजी, लोगो, ब्रांड्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स। इसके अलावा बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में, और सॉफ्टवेयर अंडर डेवलपमेंट है तो इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट में। चलो, इसके अलावा सर अगर करंट एसेट्स की बात करूं तो वहां पर जितने भी सब हेड्स हैं उन पर जनरली क्वेश्चन आते हैं। दैट इज योर इन्वेंट्री। मैं ऊपर नीचे लिख रहा हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हमें कौन सा शो कर कराना है। करंट इन्वेस्टमेंट्स, करंट इन्वेस्टमेंट्स, सर ट्रेड रिसीवेबल्स, सर शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर करंट एसेट्स, इन्वेंट्री, करंट इन्वेस्टमेंट, ट्रेड रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। अबे कौन रह जाता है यार बार, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। चलो, इसके अलावा सर क्या क्या चीज़ें शेयरहोल्डर फंड्स के अंदर आती हैं। शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, सारे रिजर्व्स यहीं आते हैं, चाहे वो कैपिटल रिजर्व हो, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व हो, कोई सिंकिंग फंड हो, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व हो, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हो। नेक्स्ट जाते जाते सर सीएल 4 टाइप की होती हैं। शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, शॉर्ट टर्म बोरोविंग, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, अदर सीएल और ट्रेड पेबल्स। और लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजन, डिवेंचर्स, बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स में आते हैं। ये एनसीएल का पार्ट होती है बेटा। और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस के अंदर बेटा प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट्स और प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट्स एंड प्रोविजन फॉर क्या बोलते हैं एम्प्लॉय बेनिफिट्स के अलावा दूसरा कौन है, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट्स एंड प्रोविजन फॉर वारंटीज। चलो, यहाँ तक हमारा टॉपिक हुआ कंप्लीट और मिलते हैं सर अगली वीडियो में, जहां हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं सर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज के साथ अपनी इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों, लव यू ऑल ऑफ यू, बी हैप्पी ऑलवेज।